भारतीय कृषि बैंक आपके खाता संख्या 6717 से 31 मई को शाम के 5:47 पर 3000 ट्रांसफर किए गए और शेष राशि 3005.23 है। इस टेक्स्ट संदेश को देखकर संकेत हंसने से खुद को रोक नहीं सका और मन ही मन खुद पर हंसा। सौभाग्य से मेरा वेतन समय पर आता है, अन्यथा शेष राशि केवल एक कटोरी इंस्टेंट नूडल्स के लिए ही पर्याप्त होती। क्या मुझे आज रात खुद को ट्रीट देना चाहिए? लेकिन जल्द ही उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। किराया, उपयोगिताएं, रहने का खर्च, फोन बिल और अन्य जीवनयापन के खर्च। हम अभी भी फिजूल खर्ची नहीं कर सकते। भूल जाओ, मैं रात के खाने के लिए बस कुछ तले हुए अंडे के नूडल्स ऑर्डर करूंगा। संकेत मन ही मन सोच रहा था और काम से छुट्टी लेने की तैयारी करने लगा। एक नए छात्र के रूप में जिसने अभी अभी कॉलेज से स्नातक किया है, संकेत हुआक्सिन कंपनी में एक प्रशिक्षु के रूप में काफ़ी संतुष्ट है। हालांकि मेरा वेतन अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर मैं थोड़ी बचत करूं तो यह मुश्किल से पर्याप्त है। ये बस मुश्किल से पर्याप्त है। प्यार में पड़ते हुए आपको अचानक सर्दी या बुखार नहीं होना चाहिए। कंपनी के गेट से निकलने के बाद संकेत ने एक साझा साइकिल को स्कैन किया ही था कि उसने एक रोल्स रॉयस फैंटम को अपनी ओर आते देखा। रास्ते में लोग बगल से देखते रहे और यहाँ तक कि देखने के लिए रुक गए। उनकी आंखों में ईर्ष्या या जिज्ञासा थी। संकेत ने बस एक नज़र डाली, अपना सिर हिलाया और साझा साइकिल को दूर धकेल दिया। ये बॉस के बेटे अर्जुन वर्मा की कार है, जिसे उसने कई बार देखा है। संकेत को थोड़ा नाराजगी हुई जब उसने सोचा कि अर्जुन वर्मा, जो लगभग उसकी ही उम्र का था, पहले से ही करोड़ों की कार चला रहा था, जबकि वह एक साझा साइकिल को धक्का दे रहा था। जिफुबाओ के जैक मा और क्यू चार्ट के मा जाओटेंग के बारे में सोचो, दोनों के पास सैकड़ों अरबों की संपत्ति है। अंतिम इकाई 100 मिलियन से ज़्यादा है। यही कारण है कि लोगों के दूसरों की तुलना में मरने की संभावना ज़्यादा होती है। मुझे डर है कि मैं अपने जीवनकाल में एक कंपनी के सीईओ द्वारा बताए गए छोटे छोटे लक्ष्य भी हासिल नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही संकेत भावुक हो रहा था, अचानक उसके दिमाग से एक यांत्रिक आवाज़ आई, डिंग। होस्ट सफलतापूर्वक चुना गया, बाइंडिंग शुरू हो गई। बाइंडिंग सफल? क्या बकवास है। संकेत चौंक गया और उसका बायां पैर, जो कार पर चढ़ने ही वाला था, एक स्टेप से चूक गया और वह लगभग गिर ही गया। डिंग। विश्व डेटा संशोधित करना शुरू कर रहा है। विश्व डेटा सफलतापूर्वक संशोधित किया गया। डिंग। अपडेट पूरा हो गया। क्या आप तुरंत ईश्वरीय समृद्ध प्रणाली शुरू करना चाहते हैं? दुनिया के आंकड़ों में बदलाव। सुपर रिच सिस्टम। संकेत थोड़ा उलझन में था, लेकिन गहरी जिज्ञासा से प्रेरित होकर उसने फिर भी मन ही मन सावधानी से जवाब दिया, हाँ। डिंग। शुरू हो रहा है। एक बार सिस्टम शुरू हो जाए तो इसे रोका नहीं जा सकता। आपकी निजी संपत्ति 10,000 गुना बढ़ जाएगी और वैश्विक कीमतें 10,000 गुना गिर जाएंगी। जल्द ही संकेत की आंखों के सामने एक चमक सी महसूस हुई और फिर वह साझा साइकिल पकड़े सड़क पर खड़ा था। लगता है मैं थोड़ा उलझन में हूँ। कुछ भी नहीं बदला है। रुको। जैसे ही संकेत वापस जाने वाला था, उसने अचानक दरवाजे पर एक छोटा फल विक्रेता देखा। कार्डबोर्ड पर लिखा नारा थोड़ा अटपटा लग रहा था, केले बिक्री पर 1.5 जिन। 1 सेंट। यह माप की कौन सी इकाई है? क्या सबसे छोटी इकाई 1 बिंदु नहीं है? संकेत ने जल्दी से चारों ओर देखा और जल्द ही अलग अलग आकार के कई विज्ञापन नारे देखे। पानी के नज़ारे वाले घर अब बिक्री पर हैं, 2.2 युआन प्रति वर्ग मीटर से शुरू। वेटर रख रहा हूँ, कमरा और खाना पीना सब मिलेगा। मासिक वेतन 30 से 50 सेंट। जुन्माकार, विशेष कीमत 8.8 युआन से शुरू। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। संकेत थोड़ा हक्का बक्का रह गया। बाकी सब बातों के अलावा वह रोज जब भी हाउटिंग बे के पास से गुजरता, पानी के नज़ारे वाले कमरों पर नजर डालता। लेकिन 22,000 युआन प्रति वर्ग मीटर की सबसे कम कीमत देखकर वह हर बार दिल ही दिल में आहें भरता, सोचता कि उसके पास शौचालय भी नहीं है। लेकिन अब कीमत 2.2 युआन प्रति वर्ग मीटर है। तो आज मेरे 3,000 युआन के वेतन से क्या मैं कई घर खरीद सकता हूँ? अपने वेतन के बारे में सोचकर संकेत ने जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, ये सोचकर कि कहीं उसके पैसे भी कम तो नहीं हो गए। लेकिन मैसेज में 3 के बाद शून्यों की लंबी कतार देखकर वह फिर से दंग रह गया। 10, सैकड़ा, हजार, करोड़, 30, 50, 2,000, 300। जैसे ही उसे शक होने लगा कि वह चकाचौंध में है, उसके मन में एक यांत्रिक आवाज़ फिर से गूंजी, डिंग। होस्ट के पैसे का पता चला है, क्या तुम उन्हें सिस्टम में जमा करना चाहते हो? अब संकेत को सिस्टम के अस्तित्व पर विश्वास हो गया था, इसलिए उसने तुरंत पूछा, सिस्टम में पैसे जमा करने के क्या फ़ायदे हैं? और क्या ये पैसा इस दुनिया में शक पैदा करेगा? डिंग। होस्ट, निश्चिंत रहो, इस सिस्टम द्वारा तुम्हारी संपत्ति की जानकारी को इस तरह से अनुकूलित किया जाएगा कि कोई भी कोई खामी न निकाल सके। तुम इसे बेफिक्र होकर अपने पास रख सकते हो। तुम्हारी संपत्ति सिस्टम में जमा रहती है और उस पर हर दिन 0.5% ब्याज मिलता है, जिसे कभी भी निकाला जा सकता है। और आपके द्वारा खर्च किए गए प्रत्येक 10,000 युआन पर आप 1 पॉइंट कमा सकते हैं।
पॉइंट्स को वस्तुओं के लिए भुनाया जा सकता है या लकी ड्रॉ में इस्तेमाल किया जा सकता है। कृपया तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आपके पास अधिक जानने के लिए पर्याप्त पॉइंट्स न हों। हर दिन आधा प्रतिशत। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हर दिन 150,000 युआन ब्याज में कमा सकता हूँ? संकेत ने एक पल सोचा और तुरंत कहा, 30 मिलियन बचाओ और मैं बचे हुए पैसे अपने इस्तेमाल के लिए रखूंगा। इतनी ऊंची ब्याज दरों पर पैसा जमा न करना मूर्खता होगी। डिंग, 30 मिलियन सफलतापूर्वक जमा हो गए। उसी समय संकेत ने अपने फ़ोन में कंपन महसूस किया। उसने उसे उठाया और देखा। यह एक बैंक ट्रांसफ़र सूचना थी। अभी भी 52,003 हैं। अगर यह पहले होता तो 50,000 युआन से ज़्यादा में हाउटिंग बे के वाटरव्यू अपार्टमेंट का सबसे सस्ता शौचालय भी नहीं खरीदा जा सकता था। लेकिन अब संकेत ने तुरंत साझा साइकिल को धक्का दिया और हाउटिंग वान सेल्स ऑफिस की ओर चल दिया। सूट पहने एक युवक ने संकेत को साधारण कपड़े पहने और एक साझा साइकिल चलाते देखा तो उसकी भौहें तन गईं। हालांकि संकेत को हॉल की ओर बढ़ता देखकर वह संकेत को दूर ले जाने की इच्छा को रोक नहीं सका और गहरी आवाज में पूछा, क्या ये संकेत नहीं है? पुराने सहपाठी, क्या हाल है? संकेत ने अपना फोन निकाला और उस पर एक नज़र डाली, फिर घबराहट से पूछा, रोहित सिंह, क्या ये सच है कि यहाँ घरों की शुरुआती कीमत 2.2 युआन प्रति वर्ग मीटर है? संकेत का सवाल सुनकर रोहित सिंह को अचानक एहसास हुआ, संकेत एक घर खरीदना चाहता है। एक पुराने सहपाठी होने के नाते वह संकेत के पारिवारिक हालात को अच्छी तरह जानता था। बचपन में मेरा पालन पोषण मेरी माँ ने किया था। जब मैं कॉलेज जाने वाला था तभी ज़्यादा काम के कारण मेरी माँ का निधन हो गया। संकेत ने कॉलेज में अपने 4 साल के दौरान अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए अंशकालिक काम किया और बड़ी मुश्किल से कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। उसे अभी स्नातक हुए लगभग 1 साल ही हुआ है। उसे घर खरीदने के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे? और वह हाउटिंग बे में एक वाटर व्यू रूम है। हाउटिंग बे में मकान की कीमतें पूरे जियांग शहर में सबसे महंगी हैं। संकेत जैसी पारिवारिक पृष्ठभूमि वाला कोई व्यक्ति इसे कैसे वहन कर सकता है? ये सही है संकेत, 2.2 प्रति वर्ग मीटर तो बस एक कम कीमत है। स्थान और वातावरण सबसे निचले स्तर पर हैं। अगर आप लियुन नदी के पास विला की एक पंक्ति की तलाश में हैं तो शुरुआती कीमत 10 युआन प्रति वर्ग मीटर है। उच्च स्तरीय विला की तो बात ही छोड़िए। हम सहपाठी हैं और मैं तुम्हें नीची नज़र से नहीं देख रहा हूँ। पूर्वी उपनगरों में नवविकसित आवासीय क्षेत्र केवल 50 या 60 सेंट प्रति वर्ग मीटर का है। क्या तुम अब हुआक्सिन समूह में प्रशिक्षु नहीं हो? अगर तुम सचमुच इसे खरीदना चाहते हो तो पूर्वी उपनगरों में जाकर देख सकते हो। उसके शब्दों में तिरस्कार का एक गहरा भाव था और उसने लगभग सीधे ही कह दिया, तुम इसे बिल्कुल नहीं खरीद सकते। संकेत ने भौहें चढ़ाईं। अगर दुनिया की कीमत सचमुच 10,000 गुना कम हो जाए तो उसके लिए यहाँ तथाकथित इमारतों के राजा को खरीदना कोई समस्या नहीं होगी। समस्या यह है कि उसे रोहित सिंह का कृपालु रवैया पसंद नहीं है। रोहित सिंह कॉलेज में बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे। वह आमतौर पर संकेत जैसे सहपाठियों को नज़रअंदाज कर देते थे। संकेत ने अपने कपड़े ठीक किए और पूछा, हाँ, मैं अब हुआक्सिन कंपनी में प्रशिक्षु हूँ। क्या इंटर्न यहाँ आकर घर नहीं खरीद सकते? इंटर्न? संकेत की बात सुनने के बाद रोहित सिंह ने आश्चर्य का भाव दिखाया और ऊंची आवाज में कहा, संकेत, बेशक मैं आपको घर खरीदने के लिए स्वागत करता हूँ, लेकिन हमारे हाउटिंग बे में सबसे कम कीमत 2.2 युआन प्रति वर्ग मीटर है। ये प्रति वर्ग मीटर है। क्या आप समझते हैं? एक घर, भले ही वह कम से कम 70 वर्ग मीटर का हो, उसकी कीमत 150 या 60 वर्ग मीटर होगी। क्या आप वाकई इसे देखना चाहते हैं? अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो कृपया अपनी साझा बाइक तुरंत हटा दें। यह मेरे दृश्य को अवरुद्ध कर रही है और मेरी आंखों में बाधा डाल रही है। उसकी आवाज़ ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। जब लोगों ने संकेत की साधारण आवाज़ देखी और सुना कि वह एक साझा साइकिल पर आया है तो कई लोग जोर से हंसे। ये बच्चा इस जगह को क्या समझता है? मुझे नहीं लगता कि वह एक शौचालय भी खरीद सकता है। एक शौचालय? मुझे लगता है कि इस आदमी को बाहर बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए वह घर देखने आने का नाटक कर रहा है, लेकिन असल में वह यहाँ एयर कंडीशनिंग इस्तेमाल करने आया है। अरे, कम से कम अपने कपड़े तो बदल लो। उफ, ये तो बहुत शर्मनाक है। एक शेयर्ड बाइक चलाने वाला व्यक्ति ग्रैंड कोर्ट बे में भी घर देखने जा रहा है। वह सचमुच अपनी क्षमताओं को ज्यादा आंक रहा है। उद्धरण चिन्ह। चारों ओर से उपहास और खिल्ली सुनकर संकेत ने शांति से चारों ओर देखा। इस समय उसकी मानसिकता बदल चुकी थी और उसे जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। चूंकि घर की कीमत अभी भी सबसे कम 2.2 प्रति वर्ग मीटर है, इसका मतलब है कि मेरे कार्ड में असली बैलेंस है। क्या यह उसके लिए घर खरीदने के लिए काफ़ी नहीं है? आसपास का माहौल थोड़ा शांत होने के बाद उसने शांति से बात की और कहा, मैं यहाँ एक घर खरीदने आया हूँ, लेकिन मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। किसी और को मेरी अगवानी करने दो। घर खरीदने का कमीशन मिलता है। चूंकि रोहित सिंह मुझे नीची नज़रों से देखता है, इसलिए मैं उसे यह पैसा नहीं कमाने दूंगा।
वाह, ये तो बिल्कुल असली जैसा लग रहा है, रोहित सिंह ने व्यंग्य किया और अचानक अपने पीछे खड़ी एक लड़की की ओर हाथ हिलाकर चिल्लाया, प्रिया, आज तुम्हारी इंटर्नशिप का आखिरी दिन है, इसलिए इस विशिष्ट अतिथि की अगवानी तुम ही करोगी। अगर मैं आज एक और घर नहीं बेच पाया तो मुझे कल काम पर नहीं आना पड़ेगा। संकेत ने उस युवक की निगाहों का पीछा किया और उसे एक 20-20 साल की लड़की दिखाई दी, जिसके बाल छोटे थे और जो दिखने में बहुत ही शालीन थी। ये भी उन गिने चुने लोगों में से एक थी जो उस पर हंसे नहीं। जब प्रिया नाम की लड़की ने रोहित सिंह की आवाज़ सुनी तो उसका गोल चेहरा लाल हो गया और उसकी बड़ी बड़ी आंखें थोड़ी झुक गईं। वह रोहित सिंह के पास अजीब तरह से गई और फुसफुसाते हुए बोली, मैनेजर ही मैं। बकवास बंद करो, आज तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम ये डील पक्की कर पाए तो मैं तुम्हें अपना नियमित कर्मचारी भी बना दूंगा, लेकिन अगर यह ग्राहक घर नहीं खरीदता तो तुम्हें कल आने की ज़रूरत नहीं है। मैनेजर ही की बात सुनकर बाकी सब स्टाफ आपस में फुसफुसाने लगे, प्रिया बहुत बुरी हालत में है। उसने अभी अभी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और यहाँ इंटर्नशिप के लिए आई है। उसने 1 महीने में एक भी डील पूरी नहीं की है। लगता है कल उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हाँ, जाहिर है ये लड़का बेचारा है। वह घर कैसे खरीद सकता है? अरे, क्या इसलिए नहीं कि उसे हालात की कोई समझ नहीं है? सुपरवाइजर ही के मन में उसके लिए भावनाएं हैं और उसे बस एक स्थायी नौकरी पाने के लिए सिर हिलाना है। उसे इतना नेक बनकर मना करने के लिए किसने कहा? शायद वे सहज लोग नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ इसलिए कि एक ग्राहक आपके जैसा घर खरीदता है? चुप रहो, क्या तुम झगड़ा चाहते हो? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दूसरों की बातों की परवाह किए बिना प्रिया ने डायरेक्टर हे की ओर सिर हिलाया और जवाब दिया, ठीक है। फिर वह मुड़े संकेत की ओर देखा, मुस्कुराने की कोशिश की और बोले, सर, आप किस तरह का घर देखना चाहेंगे? क्या आपको इसकी सिफारिश करने की ज़रूरत है? दरअसल प्रिया को खुद भी लगा था कि कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अपने अच्छे आत्मसंयम ने उसे संकेत की ओर मुस्कुराते रहने दिया। संकेत मुस्कुराए और सीधे पूछा, अगर मैं एक घर खरीदता हूँ, क्या तुम नियमित कर्मचारी बन पाओगे और कमीशन पा सकोगे? प्रिया के कुछ बोलने से पहले ही रोहित सिंह उसने व्यंग्य किया और कहा, वह दिखावा करने में बहुत माहिर है, जिससे आपको सचमुच खरीदने का मन करता है। उसके जैसे इंटर्न को कमीशन मिलता है, लेकिन वह ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर तुम आज सचमुच एक सेट खरीद सको तो मैं उसे सबसे ज़्यादा कमीशन दूंगा। कैसा रहेगा बॉस चेन? तुम कौन सा साइज खरीदना चाहते हो? आखिरी 2 शब्द बॉस खास तौर पर जोर से बोले गए, जिससे तुरंत फिर से हंसी का दौर शुरू हो गया। कोई भी बता सकता था कि यह संकेत का मजाक था। प्रिया ने अपने होंठ काटे, फिर संकेत के कान के पास झुकी और बोली, सर, क्यों ना हम बात करने के लिए कोई शांत जगह ढूंढें? अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं वैसे भी सेल के लिए बना हूं। संकेत हल्के से मुस्कुराया और बोला, इतनी परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे बताओ कि तुम्हारे पास सबसे महंगा कौन सा सेट है और क्या कोई उसे खरीदना चाहता है? क्या सबसे महंगा? ये सुनकर सबने संकेत को हंसी से ज्यादा देखा। कई लोगों को तो ये भी शक था कि संकेत या तो यहाँ कोई परेशानी खड़ी करने आया है या फिर किसी पागलखाने से भागा है। हा 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 हा, रोहित सिंह ये सुनकर जोर से हंस पड़े। अगर संकेत सबसे सस्ते घर के बारे में पूछता तो शायद उसे शक होता कि संकेत उसे खरीद भी पाएगा या नहीं, चाहे दिखावे के लिए हो या किसी असली ज़रूरत के लिए। अगर आप सिर्फ डाउन पेमेंट के लिए पैसे बचाना चाहते हैं तो आप सबसे सस्ता घर खरीद सकते हैं। रोहित सिंह का संकेत पर अभी जो दबाव था, उसका एक मकसद उसे उकसाना भी था। लेकिन संकेत अब क्या पूछ रहा है? सबसे महंगा घर? अगर ये परेशानी खड़ी करने वाली बात नहीं है तो फिर क्या है? एक ऐसा इंसान जो शेयरिंग साइकिल चलाता है और जिसका सारा सामान एक पैसे से भी कम महंगा है, आखिर सबसे महंगा घर कैसे पूछ रहा है? मैंने तो बस यही सोचा था कि 1 साल तक उसे न देखने के बाद संकेत अमीर हो गया होगा। लेकिन संकेत की पिछली पारिवारिक परिस्थितियों और इस तथ्य को देखते हुए कि वह अभी भी एक इंटर्न है, वह इतना महंगा घर कैसे खरीद सकता था? हाउटिंग बे में एक घर। चूंकि यह निर्धारित किया गया था कि संकेत ही परेशानी का कारण था, इसलिए निर्देशक ए को अब विनम्र होने की आवश्यकता नहीं थी। संकेत, ऐसा लगता है कि आप यहाँ परेशानी पैदा करने आए हैं। क्या आप जानते हैं कि सबसे महंगे घर की कीमत कितनी है? हाउटिंग बे में हमारे विला नंबर 1 की कीमत 18.88 युआन प्रति वर्ग मीटर है। ये 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला है। इसमें 3 मंजिल हैं और यह पूरी तरह से एक स्विमिंग पूल, जिम से सुसज्जित है और छोटा बगीचा। कीमत लगभग 10,000 युआन है। इमारत के राजा का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप विला नंबर 1 में शौचालय का खर्च भी उठा सकते हैं? मैं इतने लोगों के सामने शपथ नहीं लेना चाहता, बस जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ, अन्यथा मुझे अपने सहपाठियों के प्रति विचारशील न होने के लिए दोष मत दो। सुरक्षा गार्ड, सुरक्षा गार्ड। अपने भाषण के अंत में उन्होंने वास्तव में सुरक्षा को बुलाना शुरू कर दिया।
ये सुनने के बाद संकेत ने बदले में पूछा, सबसे ज्यादा बिकने वाली इमारत में 500 वर्ग मीटर का अपार्टमेंट 10,000 युआन से कम का है। हे, अब आप जानते हैं कि यह कितना महंगा है। रुको, आपने क्या कहा? 10,000 से कम? केवल। रोहित सिंह संकेत का मजाक उड़ाना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि क्या हो रहा है तो उन्होंने लगभग अपनी जीभ काट ली। दर्शक संकेत से कहने से खुद को रोक नहीं सके, युवक, अगर आप इसे नहीं खरीदते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह का दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, जब इतने सारे विकल्प मौजूद हैं तो सबसे महंगी चीज़ के बारे में क्यों पूछें? क्या हाउटिंग बे का विला नंबर 1 आम आदमी के लिए किफ़ायती है? तुम्हें अभी चले जाना चाहिए, शर्मिंदा मत होना, वरना कोई तस्वीर खींचकर ऑनलाइन पोस्ट कर देगा। युवा लोग तो बस पीछे हटते ही नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इनमें से कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, जबकि कुछ ने उसे प्यार से वहां से चले जाने की सलाह दी। प्रिया भी खुद को रोक नहीं पाए और संकेत से फुसफुसाकर बोली, सर प्लीज अब ये सब मत करो, लोगों को हंसाना अच्छा नहीं है। रोहित सिंह ने तिरस्कार से कहा, प्रिया तुम इसे क्यों मना रही हो? ये आदमी बस लोगों को हंसाने के लिए आया है, अपना समय बर्बाद मत करो। सिक्योरिटी वालों को इसे बाहर निकालने दो, वो मेरा क्लासमेट है, मैं उसके बारे में सब कुछ कैसे नहीं जान सकता। इतना कहकर उसने वहां से गुजरे सिक्योरिटी गार्ड्स को आंख मारी और दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत संकेत की ओर चल पड़े। संकेत थोड़ा गुस्से में था। ये रोहित सिंह इतना घमंडी था कि अपने सहपाठियों का भी लिहाज नहीं करता था। वगैरह। संकेत ने दोनों सुरक्षा गार्डों को रोका, फिर मैनेजर हे की तरफ देखा और बोला, मैनेजर हे, है ना? अगर मैं सचमुच आपके हाउटिंग बे में सबसे ऊपरी मंजिल वाला अपार्टमेंट खरीद सकता तो आप क्या कहते? सिर्फ आप? मैनेजर हे ने फिर संकेत की तरफ देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि संकेत सचमुच अमीर हो गया हो? हालांकि बाहर खड़ी साझा साइकिल और संकेत के कपड़ों को देखकर उसके हृदय में बेचैनी का नामोनिशान पूरी तरह मिट गया। उसने सीधे संकेत की साझा साइकिल की ओर इशारा किया और कहा, अगर तुम बिल्डिंग में सबसे अच्छा अपार्टमेंट खरीद सको तो मैं तुम्हारी साझा साइकिल खा जाऊंगा। हा, रोहित सिंह के शब्दों से तुरंत ठहाके लग गए। वहां मौजूद किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह सचमुच हार जाएगा और साझा साइकिलें खाने जाएगा। ठीक है, लगता है मैनेजर हे के दांत अच्छे हैं, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप थोड़ा मसाला बना लें। क्या मतलब है तुम्हारा? वहां मौजूद सभी लोगों की हंसी थम गई और संकेत को हैरानी से देखने लगे, वह गंभीर लग रहा था। संकेत ने मुंह का कोना उठाया, अपना मोबाइल फोन निकाला, एक टेक्स्ट मैसेज निकाला, मैनेजर हे को दिया और हल्के से कहा, हाउटिंग बे वाला आपका विला नंबर 1 आपका सबसे बेहतरीन अपार्टमेंट है, मैंने इसे खरीदा है। इधर उधर लुढ़कते और प्यारे से अंदाज में, कृपया सिफारिश करें और ले जाएं। रोहित सिंह पहले तो थोड़ा तिरस्कारपूर्ण था, लेकिन संकेत के टेक्स्ट मैसेज में दिखाई गई राशि देखकर वह पूरी तरह से दंग रह गया। कैसे? ये कैसे संभव है? वह थोड़ा हकलाया, समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे, लेकिन जल्दी से पिछला टेक्स्ट मैसेज पढ़ा। भारतीय कृषि बैंक आपके खाते, जिसका अंक 6717 है, से 31 मई को शाम 6:20 बजे 30,000 युआन ट्रांसफर हुए, जिसमें 52,300 युआन की राशि थी। वह खुद को रोक नहीं पाया और अचंभित रह गया। 30 मिलियन युआन ट्रांसफर? ये फेन नहीं है, नहीं ली, ये वास्तव में युआन है। ये कैसे संभव है? अगर आपके कार्ड में 50,000 युआन हैं तो आप पहले से ही एक अमीर आदमी माने जाते हैं। लेकिन किसने सोचा होगा कि संकेत, जो अक्सर दिन में केवल 2 बार खाना खाता था, उसने अभी अभी 30 मिलियन युआन ट्रांसफर किए हैं। यहाँ तक कि 2 बड़े घोड़े, जैक मा और मा जेडोंग, के पास भी लगभग 30 मिलियन की ही संपत्ति है। इसमें उनकी अचल संपत्ति भी शामिल है, नकद 30 मिलियन युआन नहीं। यह नकली है, यह नकली ही होना चाहिए। जब रोहित सिंह ने यह सोचा तो वह पागलों की तरह चिल्लाया, यह नकली जानकारी होनी चाहिए, है ना? अगर आपके पास सचमुच इतना पैसा है तो आप गुमनाम क्यों रहते? आप इतने साधारण कपड़े क्यों पहनते हैं? आप ट्यूशन फीस कमाने के लिए पार्ट टाइम नौकरी करते थे। संकेत ने अपना फोन रख दिया, रोहित सिंह को अनदेखा किया और प्रिया की ओर देखते हुए कहा, तुम कागजी कार्रवाई तैयार करने में मेरी मदद करो और मैं सीधे भुगतान कर दूंगा। ओह नहीं, तुम सच में भुगतान करना चाहते हो? जरूर, तो आपका डाउन पेमेंट कितना है? पूरा भुगतान तुरंत। पूरा भुगतान? प्रिया ही नहीं बल्कि सभी दर्शक संकेत को हैरानी से देखने लगे। लगभग 10,000 युआन, और मुझे पूरी रकम चुकानी है। तुम्हें पता है, एक औसत छोटी कंपनी भी 10,000 युआन नकद नहीं जुटा सकती। प्रिया को अभी भी असमंजस में देखकर संकेत ने भौहें चढ़ाईं और पूछा, क्या हुआ? क्या तुम इसे बेचना नहीं चाहती? मैं इसे बेचना चाहती हूँ। प्रिया को लगा कि वह ठीक से बोल नहीं पा रही है, इसलिए वह थोड़ा शांत हुई और बोली, सर, क्योंकि रकम बहुत ज़्यादा है, मुझे अपने मैनेजर को बुलाकर आपके साथ सौदा करने के लिए कहना होगा। ठीक है, संकेत ने सहमति में सिर हिलाया।
आखिरकार प्रिया अभी भी एक इंटर्न थी, इसलिए ये स्वाभाविक था कि वह फैसले नहीं ले पा रही थी। तो सर, कृपया वहाँ बैठिए और चाय पीजिए। मैं जाकर हमारे मैनेजर को सूचित करूंगी। प्रिया के बाद अपनी बात खत्म करने के बाद उसने रोहित सिंह की तरफ देखा तक नहीं और सीधे पीछे की सीढ़ियों की ओर चली गई। दूसरी मंजिल, मैनेजर का ऑफिस। 2 आदमी कॉफ़ी टेबल पर आमने सामने बैठे चाय पी रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे। हाउटिंग बे में वाटर व्यू हाउस येली रियल एस्टेट कंपनी की एक अहम परियोजना है। येली रियल एस्टेट कंपनी के युवा मालिक के रूप में विनीत कोई प्लेबॉय नहीं बने। विदेश में पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने पिता राजेश सिंह के साथ येली रियल एस्टेट कंपनी का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए चीन लौट आए। उन्होंने हाउटिंग बे में वाटर व्यू हाउस को बहुत महत्व दिया, जो इस बार प्राथमिकता के तौर पर बनाए गए थे, इसलिए वह बिक्री की स्थिति पर नजर रखने के लिए व्यक्तिगत रूप से यहां रुके थे। और आज वह हुआरोंग बैंक के उपाध्यक्ष मनोहर के साथ इस बारे में चर्चा कर रहे थे। अंकल लियू, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता। आप जानते हैं कि हम रियल एस्टेट के कारोबार में हैं और हम मुख्य रूप से ऋणों पर निर्भर हैं, इसलिए हमारे पास ज़्यादा नकदी प्रवाह नहीं है। घर बिकने के बाद पैसे का इस्तेमाल मुख्य रूप से बैंक का ऋण चुकाने में हुआ, इसलिए आपकी मदद करने के लिए वास्तव में ज़्यादा पैसे नहीं हैं। आप पिछले 2 दिनों में बिक्री की स्थिति जानते ही हैं। ज़्यादा घर नहीं बिके और सभी डाउन पेमेंट कुल मिलाकर 3000 युआन से कम थे। इसलिए मेरे पास बिल्कुल भी अतिरिक्त पैसे नहीं हैं, इसलिए मैंने इसे आपके हुआरोंग बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दिया है। और आप अपनी मृत्यु तक 1 साल से ज़्यादा समय तक बचत करना चाहते हैं, इसलिए मैं वास्तव में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मनोहर ने आह भरी और कहा, मैं आपकी मुश्किलें समझता हूं, लेकिन राष्ट्रपति झांग के सेवानिवृत्त होने के बाद ओल्ड सन और मैं दोनों इस पद पर नजर गड़ाए हुए हैं। राष्ट्रपति झांग ने यह भी कहा, मेरे और लाओ सन में से जो भी ज्यादा जमा राशि लाएगा उसे बैंक अध्यक्ष का पद मिलेगा। मैंने सुना है कि श्रीमान सन ने किसी अज्ञात माध्यम से 2 लाख युआन जमा कर लिए हैं। मैं तो सिर्फ 20,000 युआन से ज्यादा जमा कर पाया हूं। अगर मुझे कोई बाहरी मदद नहीं मिली तो बैंक अध्यक्ष का पद ओल्ड सन का होगा। विनीत ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, फिर अपने हाथ में चाय पीते हुए कहा, अंकल लियू, ऐसा क्यों है? मैं अपने पिताजी को फ़ोन करता हूं और फिर हम अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके देखेंगे कि क्या हम आपके लिए और पैसे जुटा सकते हैं। ये बेकार है। मनोहर ने हाथ हिलाया और कहा, मैंने आपके पिताजी से पहले ही संपर्क कर लिया है और उन्होंने कहा है कि सिर्फ हाउटिंग खाड़ी में वाटर व्यू अपार्टमेंट ही आपके लिए पैसे बचा सकते हैं, जहां आप अभी रह रहे हैं। विकासशील, लेकिन आपकी वर्तमान बिक्री स्थिति को देखते हुए आप मुझे जो मदद दे सकते हैं वह तो बस एक बूंद के बराबर है। इतना कहकर दोनों चुप हो गए। तभी मनोहर, उसने सोचा कि वह अलविदा कहकर चला जाएगा, तभी अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। विनीत ने भौहें चढ़ाईं और गहरी आवाज में कहा, अंदर आइए। प्रिया हाफती हुई ऑफिस में चली गई। मनोहर को देखते ही वह विनीत को तुरंत स्थिति समझाने में हिचकिचाए। जब विनीत ने देखा कि अंदर आने वाला व्यक्ति निदेशक ही नहीं बल्कि इंटर्नशिप पर आए एक युवती है, तो उसका स्वर और भी हल्का हो गया। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मैनेजर ही को बता दो। अगर बात गंभीर नहीं है तो मेरे पास मत आना। हाँ, कोई बड़ी बात? प्रिया थोड़ी घबराई हुई थी। कुछ वरिष्ठ महिला सहकर्मियों ने उसे धीरे से मना किया था कि वह मैनेजर को नाराज न करे। समझाए, विनीत ने संक्षेप में और सीधे शब्दों में कहा, एक भी शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता था। बोलते बोलते उसने चाय का प्याला उठा लिया और मनोहर के लिए चाय डालना शुरू कर दिया। एक सज्जन है जो हमारा विला नंबर 1 खरीदना चाहते हैं। क्या? विनीत का हाथ कांप उठा और उसने चायदानी लगभग गिरा दी। सौभाग्य से उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और बस थोड़ी सी चाय ही बाहर गिरी। उसने और मनोहर ने एक साथ एक दूसरे को देखा, फिर चायदानी नीचे रखी, प्रिया की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम कह रही हो कि कोई हमारा विला नंबर 1, जिसकी सबसे ऊपरी मंजिल 18.88 युआन प्रति वर्ग मीटर है, खरीदना चाहता है? हाँ, बहुत बढ़िया। विनीत और मनोहर ने एक साथ खुशी जताई। जो कोई भी विला नंबर 1 खरीद सकता है वह या तो अमीर होगा या कुलीन। अगर किश्तों में भी भुगतान करें तो भी डाउन पेमेंट कम से कम 2 या 3,000 तो होगा ही। क्या तुम उस बड़े आदमी को जानती हो जिसने ये घर खरीदा है? विनीत पहले ही उठ खड़ा हुआ था और प्रिया की तरफ देखकर पूछा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उसने ये पूछा। उसकी नज़र में जो कोई भी विला नंबर 1 खरीदने के लिए लगभग 10,000 खर्च कर सकता है वह निश्चित रूप से कोई अनजान व्यक्ति नहीं होगा। वह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अक्सर पत्रिकाओं और टीवी पर दिखाई देता हो। लेकिन प्रिया शर्मा गई और बोली, मैं उसे नहीं जानती। वह बहुत जवान है और मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि वह सचमुच विला नंबर 1 खरीदना चाहता है या नहीं। बहुत जवान? तुम्हें यकीन नहीं है? विनीत के माथे की नसें फड़कने लगीं। उसने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, क्या बात है? मुझे विस्तार से बताओ। हाँ, वह सज्जन अभी अभी एक साझा साइकिल पर आए थे।
साझा बाइक। विनीत और मनोहर एक साथ उनके माथे छू लिए और यहाँ तक कि उन्हें लगा कि आगे सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रिया ने आगे कहा, हाँ शेयर्ड बाइक्स। और मैनेजर ही। जब उसने बताया कि डायरेक्टर ही ने संकेत का मोबाइल फ़ोन देखकर असंभव कहा था, तो विनीत और मनोहर ने एक दूसरे को फिर से देखा, उनकी आंखों में अविश्वास था। हालांकि रोहित सिंह थोड़े तिरस्कारपूर्ण हैं, लेकिन एक सेल्स डायरेक्टर होने के नाते आम अमीर लोग उन्हें अपना संयम खोने नहीं देंगे। आखिर कितना पैसा है जो एक सेल्स डायरेक्टर को असंभव कहने पर मजबूर कर सकता है? हमें तुरंत इस मेहमान से मिलवाओ। विनीत के बोलते ही वह और मनोहर एक एक करके दरवाजे से बाहर निकल गए। विनीत और मनोहर अभी दरवाजे से बाहर निकले ही थे कि उनकी मुलाकात रोहित सिंह से हुई, जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। मैनेजर गो, प्रेसिडेंट लियो। रोहित सिंह ने अभी नमस्ते कहा ही था कि विनीत ने उसका कॉलर पकड़ लिया और गालियां देते हुए कहा, रोहित सिंह, तुमने आज फिर दूसरों को नीचा दिखाया और एक बड़े क्लाइंट को लगभग नाराज कर दिया। मैं बाद में तुमसे हिसाब बराबर करने आऊँगा। ये सुनकर रोहित सिंह कांप गया और घबरा कर बोला, मैनेजर गो, यह आदमी शायद झूठा है। आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? विनीत ने उसका हाथ छोड़ा और आंखें फाड़कर पूछा, ये लड़का मेरा सहपाठी है। उसका परिवार हमेशा से गरीब रहा है और उसने मुश्किल से कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। और आज उसने जो भी पहना था उसकी कीमत एक पैसे से ज़्यादा नहीं थी और उसने एक शेयर्ड बाइक भी चलाई। बेशक मुझे पता है कि कुछ अमीर लोग ज़्यादा शालीन होते हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उस आदमी ने मुझे अपने फ़ोन में कितना बैलेंस दिखाया था? रोहित सिंह ने अपने कपड़े ठीक किए और राज रखने की तैयारी की। अचानक विनीत ने फिर से उसका कॉलर पकड़ा और गाली देते हुए कहा, तुम मुझे अभी भी सस्पेंस में रख रहे हो? क्या तुम अब भी ऐसा करना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। उस लड़के के कार्ड में अभी भी 50,000 युआन से ज़्यादा हैं, और यह कोई बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया गया है। क्या 50,000 युआन से ज़्यादा? क्या ये सबसे ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया गया है? इस बार बोलने वाले व्यक्ति का नाम मनोहर था। रोहित सिंह इस समय इसे राज रखने की हिम्मत कैसे कर सकता है? ये सही है, अगर कार्ड में 50,000 युआन से ज़्यादा हैं तो उसे एक छिपे हुए अमीर आदमी की तरह समझो। लेकिन तुमने वह संदेश नहीं देखा। अभी कुछ मिनट पहले ही उसने वास्तव में 3 करोड़ युआन से ज़्यादा ट्रांसफ़र किए हैं। नामुमकिन। मनोहर ने ये सुना और इनकार में सिर हिलाया। चलो इस बारे में बात ही मत करो कि उसके पास इतना कैश है या नहीं। अगर है भी तो वह इतनी बड़ी रकम यूं ही निजी तौर पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। मैंने भी यही सोचा था, इसलिए मुझे लगता है कि यह आदमी पक्का झूठा है और वह मैसेज पक्का फर्जी है। रोहित सिंह ने राहत की सांस ली और महसूस किया कि मनोहर खास तौर पर दयालु थे। विनीत ने भी फिर से उसका हाथ छोड़ दिया, भौहें सिकुड़ी और गहरी सोच में डूब गया। मैनेजर, हमें क्या करना चाहिए? प्रिया थोड़ी शर्मिंदा हुई। उसे लगा कि इंटर्नशिप के आखिरी दिन उसकी मुलाकात वाकई एक बड़े क्लाइंट से हुई है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह झूठा होगा। विनीत एक पल सोचा और फिर झटपट फैसला सुनाया, अंकल लियू, कृपया अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके तुरंत पता लगाएं कि क्या कोई ऐसा बैंक है जिसका आज करोड़ों युआन का ट्रांसफ़र रिकॉर्ड हो। रोहित सिंह, प्रिया, तुम दोनों मेरे साथ नीचे इस मेहमान से मिलने चलो। दूर के भविष्य की बात मत करो, पहले देखते हैं कि वो विला नंबर 1 को कब्जा सकता है या नहीं। मैनेजर कमाल का है, वो हर काम बखूबी करता है और उसकी योजना भी कमाल की है। रोहित सिंह ने मुंह बनाकर उसकी तारीफ की। यंग मिंग, तुम्हारी बहन, जल्दी से रास्ता दिखाओ। विनीत ने गुस्से से उसे लात मारी और कहा, अगर वो सच में विला नंबर 1 खरीदता है तो तुम्हें उस शेयर्ड बाइक के बारे में सोचना चाहिए। उसे भाप से पकाएं या भूनकर। अरे बाप रे, तुम क्यों नहीं चले जाते? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नीचे संकेत आराम से चाय पी रहा था। जो लोग घर देख रहे थे उनमें से कुछ तो जाने को तैयार थे, लेकिन अब वे इन प्रॉपर्टी मॉडल्स के सामने यूं ही भटकते रहे। जाहिर है वे सब मामले के आगे के घटनाक्रम पर ध्यान देना चाहते थे कि संकेत सचमुच अमीर है या झूठा। जल्द ही विनीत और बाकी लोग सीढ़ियों से नीचे आ गए। प्रिया विनीत को संकेत के पास ले गई और उसका परिचय कराया। सर, ये हमारे मैनेजर गो हैं। कृपया हमारे मैनेजर से बात करें। हालांकि विनीत तैयार था, लेकिन पहली बार संकेत को देखकर विनीत की भौहें थोड़ी चढ़ गईं। संकेत न सिर्फ बहुत छोटा था, बल्कि उसने बहुत सस्ते कपड़े भी पहने हुए थे, जैसा कि रोहित सिंह ने कहा था। नमस्ते, मैं विनीत हूँ, यहाँ का मैनेजर। आपका नाम क्या है? विनीत ने फिर भी विनम्रता से संकेत की ओर हाथ बढ़ाया। नमस्ते, मेरा नाम संकेत है। संकेत ने हाथ बढ़ाया, विनीत से हाथ मिलाया और फिर कहा, अब समय बर्बाद मत करो। मैंने विला नंबर 1 पहले ही खरीद लिया है। क्या मैं सीधे पैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ? संकेत की स्पष्टवादिता ने विनीत को एक पल के लिए प्रतिक्रिया करने से रोक दिया। उसने मन ही मन संकेत की पहचान के बारे में अनुमान लगाया। लगता है जियांग प्रांत में चेन उपनाम वाला कोई अमीर आदमी नहीं है। चेन नाम का एक अमीर दूसरी पीढ़ी का आदमी, जिसके कार्ड में 50,000 युआन से ज़्यादा नकद हैं।
क्या हो सकता है कि वह राजधानी से हो? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उसने संकेत की कल्पना की हो। दूसरी पीढ़ी के अमीर होने के नाते मुख्य कारण यह है कि संकेत बहुत छोटा है। अगर इस उम्र के किसी व्यक्ति के पास हजारों डॉलर नकद हैं, तो उसे कुछ हद तक मशहूर होना चाहिए। यह असंभव है कि उसे कुछ भी आभास न हो। रोहित सिंह ने कहा कि यह उसका सहपाठी था। क्या वह सचमुच झूठ बोल रहा है या बस लोगों को हंसाने आया है? क्या हो रहा है? मैनेजर गो, क्या बिल्डिंग नंबर 1 किसी और ने खरीद ली है? संकेत अवाक रह गया। ये लोग हमेशा अचंभित क्यों रहना पसंद करते हैं? माफ़ करना, मैं थोड़ा विचलित हो गया था। विनीत ने जल्दी से माफ़ी मांगी और फिर विनम्रता से कहा, बेशक, विला नंबर 1 बिक्री के लिए है। चूंकि श्री संकेत वास्तव में इसे खरीदने में रुचि रखते हैं, इसलिए मैं निर्णय ले सकता हूं और आपको छूट दे सकता हूं। विला का कुल क्षेत्रफल 508 वर्ग मीटर है और मैं आपके लिए केवल 500 वर्ग मीटर ही गिनूंगा। 18.88 युआन प्रति वर्ग मीटर, कुल 9,440। आपको केवल 9,400 का भुगतान करना होगा। क्या आप किश्तों में भुगतान के लिए आवेदन करना चाहते हैं? या आप इस राशि का भुगतान किश्तों में क्यों करेंगे? मैं इसे सीधे आपके खाते में स्थानांतरित कर सकता हूं। इतने कम पैसे? उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर एक शिकन थी। 9,000 युआन से अधिक? प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक आय केवल 6 युआन है। कितने लोग अपने पूरे जीवन में 9,000 युआन नहीं कमा सकते हैं? संकेत के मुंह में 9,000 युआन लगभग 9 सेंट के बराबर लग रहे थे। बेशक संकेत को नहीं पता था कि दूसरे क्या सोच रहे थे। अपनी बात खत्म करते ही उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला। श्रीमान संकेत, ये तो बहुत बढ़िया है। क्या आप मोबाइल बैंकिंग के जरिए पैसे ट्रांसफ़र करना चाहेंगे, कार्ड स्वाइप करना चाहेंगे या फ़ोन से भुगतान करना चाहेंगे? हालांकि विनीत हैरान था, फिर भी उसने रोहित सिंह को आंख मारी। अपने फ़ोन से भुगतान करो, संकेत ने वीचैट खोलते हुए कहा। जब उसने अपना बटुआ खोला तो उसने पाया कि सबसे छोटा नोट असल में रेशम का था। रकम पर क्लिक करें और आपको तुरंत पता चल जाएगा। 10 रेशम इक्वल्स 1 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर इक्वल्स 1 सेमी, 10 सेंटीमीटर इक्वल्स 1.10 पॉइंट इक्वल्स 1 बाल। एक औसत व्यक्ति का मासिक वेतन बस कुछ सेंट होता है। रोहित सिंह पहले से ही एक क्यूआर कोड लेकर आए थे। संकेत ने उसे स्कैन करके सीधे भुगतान कर दिया और हॉल से एक स्पष्ट आवाज़ आई, भुगतान सफलतापूर्वक प्राप्त हुआ, 9,400 युआन। भुगतान रिमाइंडर सुनने के बाद हॉल में मौजूद सभी लोगों को आखिरकार संकेत की बात पर यकीन हो गया, वह वाकई एक अमीर आदमी था। रोहित सिंह दंग रह गई। संकेत इतना अमीर कैसे हो गया? प्रिया इतनी उत्साहित थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। इस एक सौदे के लिए भले ही वह सबसे कम कमीशन ले, कम से कम $10 तो कमा ही सकती थी। इस कमीशन से वह अपने परिवार का जीवन भी बेहतर बना सकती थी। हॉल में कई लोगों ने चुपके से संकेत की तस्वीरें लीं। जो लोग पहले संकेत पर हंसे थे, उनमें से कुछ सिर झुकाकर बाहर भाग गए। विनीत भी अच्छे मूड में था। उसने जल्दी से संकेत से कहा, श्रीमान संकेत वाकई बहुत उदार हैं। कृपया मेरे साथ दूसरी मंजिल पर आइए। मैं आपके लिए कागजी कार्रवाई तैयार कर दूंगा। बस हस्ताक्षर कर दीजिए। कर सकते हैं। संकेत ने सिर हिलाया, फिर विनीत के पीछे दूसरी मंजिल पर चला गया। दरअसल वह भी काफ़ी उत्साहित था। वह जल्द ही अपने जीवन का पहला घर खरीदने वाला था। और ये 500 वर्ग मीटर से ज़्यादा का एक विला है, हाउटिंग बे में वाटरव्यू घरों का बादशाह। विनीत संकेत को दूसरी मंजिल पर स्थित कार्यालय में ले गया और उसके लिए चाय बनाते हुए पूछा, श्रीमान संकेत, हालांकि हमने इस विला का बहुत ही सुंदर नवीनीकरण किया है, फिर भी आपको फर्नीचर और लाइटिंग का फैसला खुद ही करना होगा। क्या आप इसे खरीद कर खुद लगवाने के लिए किसी को ढूंढना चाहेंगे या इसकी व्यवस्था हम पर छोड़ देंगे? ये सुनकर संकेत दंग रह गया। उसने सचमुच नहीं सोचा था कि यह इतना मुश्किल होगा। लेकिन ज़रा सोचिए, घर खरीदने वाले हर व्यक्ति की सजावट और फर्नीचर के लिए अपनी ज़रूरतें और शैली होती है। ऐसे आलीशान विला की तो बात ही छोड़ दीजिए। संकेत परेशान नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने बस हाथ हिलाकर कहा, मैनेजर गो, कृपया इसमें मेरी मदद करने के लिए कोई ढूंढिए। बस थोड़ा और शानदार स्टाइल ही काफ़ी होगा। फर्नीचर और सजावट के पैसों की बात करें तो क्या मैं पहले आपको 1,000 युआन ट्रांसफ़र कर दूं और फिर आपको पैसे वापस कर दूं या बाद में पैसे दे दूं? 1,000 युआन। विनीत चौंक गया। उसे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि संकेत को सिर्फ सजावट के लिए 1,000 युआन की ज़रूरत पड़ेगी। क्या 1,000 युआन काफ़ी नहीं है? फिर मैं आपको 2,000 युआन ट्रांसफ़र कर दूंगा। संकेत ने फिर से फ़ोन उठाते हुए कहा। रुको, बस, विनीत ने जल्दी से कहा, श्रीमान संकेत, फर्नीचर और सजावट के सामान के लिए 1,000 युआन काफ़ी हैं, बशर्ते आप कोई प्राचीन वस्तुएं न खरीदना चाहें। चिंता न करें, मैं आपके कमरे को खूबसूरती से सजाऊंगा और आपको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैं पहले आपको पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। जैसे ही संकेत ने कहा, उसने वीचैट से सीधे विनीत को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए।
दोनों ने फ़ोन और वीचैट के जरिए एक दूसरे से जुड़ने का भी मौका लिया। विनीत ने अपने खाते में अतिरिक्त 1000 युआन देखे और सोचा, क्या ये सच हो सकता है कि रोहित सिंह ने कहा था कि संकेत के पास 3 करोड़ युआन ट्रांसफ़र करने का रिकॉर्ड है। संकेत ने अभी हस्ताक्षर करना समाप्त ही किया था कि उसने रोहित सिंह को दरवाज़ा धक्का देकर अंदर आते देखा। मैनेजर गो, मिस्टर संकेत, मैंने रॉयल होटल में एक निजी कमरा पहले ही बुक कर लिया है। आप क्या खाने वाले हैं? रोहित सिंह को अपने बगल में खड़ा देखकर संकेत ने मुंह का कोना उठाया और हल्के से कहा, खाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टर है, क्या आप कुछ भूल गए? ये सुनते ही रोहित सिंह का चेहरा अचानक कड़वा हो गया और उसने सिर हिलाकर कहा, भाई चेन, हम आखिर सहपाठी हैं। मैंने पहले आपको नीची नज़र से देखा था। कृपया मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दें। मैं कसम खाता हूँ, मैं फिर कभी लोगों को उनके रूप रंग से नहीं आंकूंगा। अगर मैंने फिर ऐसा किया तो मुझे सज़ा दो, मुझे अंधा कर दो। विनीत ने भी जल्दी से रोहित सिंह के लिए विनती की, श्रीमान संकेत, खैर मैं आपसे कुछ साल बड़ा हूँ, इसलिए मैं आपको भाई चेन ही कहूँगा। भाई चेन, कृपया उनसे परेशान न हो। मैं उनका सुपरवाइज़र का दर्जा तुरंत रद्द कर दूंगा और उन्हें 1 साल के लिए प्रोबेशन पर रखूंगा। क्या आपको इससे कोई आपत्ति है? वह वाकई साझा साइकिल नहीं संभाल सकते। बेशक संकेत ये भी जानता था कि रोहित सिंह वाकई साझा साइकिल नहीं खाएंगे। विनीत को दया की भीख मांगते देख आखिरकार वह उसका सहपाठी तो था ही। उसने कहा, चूंकि भाईगू ने दया की भीख मांगी है, इसलिए मैं उससे कोई परेशानी नहीं करूंगा। लेकिन वाक्य का पहला भाग सुनने के बाद विनीत और रोहित सिंह को राहत मिली, लेकिन जब उन्होंने संकेत को लेकिन कहते सुना तो उनके दिलों में एक साथ बेचैनी हुई। भाई चेन, लेकिन क्या? घबराओ मत, संकेत मुस्कुराया और बोला, अगर प्रिया, जिस महिला ने मुझे इस सौदे में शामिल किया था, मेरे साथ दोस्ताना व्यवहार न करती तो मैं इस बार तुम्हारा घर नहीं खरीदता। मैंने मैनेजर हे से सुना है कि लगता है आज उसकी इंटर्नशिप का आखिरी दिन है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसे नियमित कर्मचारी बनाया जा सकता है। इस सौदे के लिए कमीशन तो मिलना ही चाहिए, है ना? ऐसा व्यक्ति कम ही मिलता है जो लोगों को उसके रूप रंग से न आंकता हो, इसलिए उसके साथ गलत व्यवहार न करें। संकेत की यह बात सुनकर विनीत ने रोहित सिंह को घूर कर देखा, फिर संकेत से माफ़ी मांगते हुए मुस्कुराया और कहा, प्रिया ने इस बार बहुत अच्छा योगदान दिया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे कमीशन का एक हिस्सा मिलेगा और मैं ही फैसला ले सकता हूँ। प्रिया को आज आधिकारिक तौर पर एक नियमित कर्मचारी के रूप में पदोन्नत कर दिया जाएगा। भाई चेन, खाना ऑर्डर हो गया है, क्यों न हम साथ में चाय नाश्ता करें और एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानें। विनीत से दोस्ती करने का इरादा साफ था और संकेत भी कुछ हद तक ललचा रहा था। मैंने सोचा कि मैंने बहुत ही साधारण कपड़े पहने हैं और अगर मैं रोहित सिंह जैसे किसी व्यक्ति से दोबारा मिला तो मेरे मूड पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैनेजर गो, चलो किसी और दिन अपॉइंटमेंट लेते हैं, आज मुझे कुछ काम निपटाने हैं। काम पूरा होने के बाद हम फिर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हालांकि विनीत थोड़ा निराश था, फिर भी उसने विनम्रता से कहा, चूंकि भाई चेन व्यस्त हैं, चलो किसी और दिन करते हैं। भाई चेन जहां भी रहते हैं मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं। ज़रूरत नहीं है, बस जल्दी से घर ठीक करने में मेरी मदद करो और फिर मुझे फ़ोन करके बता देना। संकेत की बात खत्म होते ही वह मुड़ा और चला गया। रोहित सिंह ने संकेत को जल्दी से विदा कर दिया। विनीत भी यही करना चाहता था, लेकिन उसका फ़ोन बज उठा। उसने कॉलर आईडी देखी और कॉल उठाया। अरे अंकल लियू, कैसे हो? कॉल मनोहर का था। दरअसल विनीत को पहले से ही यकीन था कि संकेत एक असली अमीर आदमी है, झूठा नहीं। आखिरकार विला नंबर 1 संकेत ने ही तो खरीदा है। विनीत, सोचो मुझे क्या पता चला। आज कृषि एवं वानिकी बैंक के जरिए 3 करोड़ युआन का फंड आया, लेकिन ये पैसा पहले बैंक में नहीं था। सीधे शब्दों में कहें तो इस पैसे ने कृषि एवं वानिकी बैंक को एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल किया और फिर कुछ देर के लिए रुककर कहीं और भेज दिया गया। पैसा कहाँ गया? हालांकि वह मानसिक रूप से तैयार था, फिर भी विनीत को यह अविश्वसनीय लगा। 3 करोड़ युआन नकद, यह कोई छोटी रकम नहीं है। 3000 युआन भी एक बड़ी रकम है। मैंने ये पैसा हुआनयू नाम की एक फंड कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया। मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन मैंने अभी जांच की और पाया कि हुआनयू फाउंडेशन के पास सभी ज़रूरी प्रक्रियाएं हैं और कोई ट्रांसफ़र सीमा नहीं है। ऐसा लगता है कि इस फाउंडेशन के कुछ गोपनीयता उपाय हैं। शायद मेरे पास पर्याप्त अधिकार नहीं है, इसलिए मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन मुझे एक बात पता चली, उनका कानूनी प्रतिनिधि संकेत है। हुआनयू, चेन्यू। विनीत बेहद हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि देश में इतना अमीर आदमी छिपा है और उसे उम्मीद भी नहीं थी कि इतना अमीर आदमी बस एक नौजवान है। विनीत, जिसने बचपन से ही एक समृद्ध और सफल जीवन जिया था, पहली बार खुद पर शर्मिंदा हुआ। संकेत जैसे बड़े बॉस के सामने तो उनका पूरा येली ग्रुप कुछ भी नहीं है। विनीत, वो मेहमान कैसा है? उसने विला नंबर 1 पूरा खरीद लिया और अभी अभी चला गया।
विनीत ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं उसे भोजन कराना चाहता था लेकिन उसने मना कर दिया। क्या, मैं अभी आता हूँ, देखते हैं क्या तुम उसे रखने में मेरी मदद कर सकते हो। मनोहर की बात खत्म होते ही उसने फ़ोन रख दिया। वह पैसों के लेन देन की जांच करने के लिए पिछले दरवाजे से बाहर निकला था। अब ये साबित हो गया है कि संकेत वाकई एक बहुत अमीर आदमी है और वह उससे दोस्ती करने का पक्का इरादा रखता है। और शायद संकेत अगर थोड़ा बहुत पैसा जमा कर ले तो वह इस फिक्स्ड डिपॉजिट प्रतियोगिता में जीत हासिल कर सकता है और इस तरह बैंक का अध्यक्ष बन सकता है। उसकी उम्र लगभग रिटायरमेंट की हो चुकी है। अगर वह इस बार नाकाम रहा तो उसे फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। विनीत भी मनोहर के मन की बात तुरंत समझ गया और जल्दी से अपना फ़ोन रखकर नीचे भाग गया। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, मैंने देखा कि रोहित सिंह ने प्रिया से दोस्ताना अंदाज में कहा, जियाओलू, जब तुम पहली बार आई थी तो मुझे लगा था कि तुम सेल्स के मामले में माहिर हो और आज ये साबित हो गया कि मैं सही था। तुम्हें आगे भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मिस्टर संकेत तुम्हारे बारे में अच्छी राय रखेंगे। जब तुम्हारे पास समय होगा तो तुम उनके करीब जा सकती हो और उनके साथ अच्छे रिश्ते बना सकती हो। बाकी सेल्स स्टाफ ने उपेक्षा से देखा। प्रिया ने कुछ हद तक खुश होकर सिर हिलाया और बोली, शाबाश बॉस, मैं आगे ज़रूर और मेहनत करूंगी। रोहित सिंह अपनी बात आगे बढ़ाने ही वाले थे कि उन्होंने विनीत को अपनी ओर आते देखा। उन्होंने जल्दी से एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ उनका अभिवादन किया। मैनेजर गो, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैंने अभी तक रॉयल होटल के प्राइवेट रूम से चेकआउट नहीं किया है। क्या तुम खाना खाने चलोगे? खाओ खाओ खाओ, तुम्हें बस यही करना आता है। विनीत ने दरवाजे से बाहर भागते हुए डांटते हुए पूछा, मिस्टर संकेत कहाँ हैं? वो तो जा चुके हैं, मैं उन्हें खुद विदा कर आया हूँ। रोहित सिंह ने भी उन्हें दरवाजे से बाहर खदेड़ दिया और कहा, मिस्टर संकेत बहुत ही कम बोलने वाले इंसान हैं। मैंने उन्हें गाड़ी चलाने की पेशकश की लेकिन उन्होंने मना कर दिया और शेयर्ड बाइक पर चलने पर अड़े रहे। मिस्टर संकेत की पर्यावरण के प्रति जागरूकता वाकई कमाल की है। मैं 4 साल से उनका सहपाठी हूँ लेकिन मुझे ये बात पहले समझ नहीं आई। क्या बकवास है, तुम्हारी आंखों में ऐसे भाव हैं। जल्दी से उन्हें बाहर भगाओ और देखो मिस्टर संकेत को पकड़ पाते हो या नहीं। अगर वो मिल गए तो उन्हें बता देना, मुझे उम्मीद है कि वो मेरे पास आने की इज्जत ज़रूर देंगे। ये रोहित सिंह अचानक गुस्से से भर गया और बाहर की ओर इशारा करते हुए बोला, मैनेजर, बाहर बहुत सारे लोग हैं और हर जगह चौराहे हैं। मैं उनका पीछा कहाँ करूं? अगर मैं मिस्टर संकेत को नहीं पकड़ पाया तो मैं तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं अभी उसका पीछा करता हूं, अभी। रोहित सिंह ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और जल्दी से उसके पीछे भागा। उसके जाने के 1 मिनट भी नहीं बीता था कि मनोहर हाँफता हुआ दौड़ा। विनीत को दरवाजे पर खड़ा देखकर उसने जल्दी से पूछा, मैनेजर योंगो, क्या हो रहा है? बाहरी लोगों के सामने वे ज्यादा पास नहीं रह सकते थे, इसलिए मनोहर फिर भी विनीत को मैनेजर गो ही कह रहा था। विनीत ने सिर हिलाया और कहा, मैंने रोहित सिंह से उसका पीछा करने को कहा था लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह उसे वापस पकड़ पाएगा। ओह, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसकी जांच पड़ताल ही नहीं करता और बस उससे मिल लेता। मनोहर ने आह भरी। विनीत ने उन्हें दिलासा दिया, प्रेसिडेंट लियू, आपको आहें भरने की ज़रूरत नहीं है। श्रीमान संकेत ने हमारा विला नंबर 1 खरीदा है लेकिन मैंने उन्हें अभी तक संपत्ति का प्रमाण पत्र नहीं दिया है। मैंने उनका फ़ोन नंबर भी छोड़ दिया है। वाह, मनोहर तुरंत खुश हो गए लेकिन जल्द ही उन्होंने कहा, आपको मैनेजर हे को वापस आने के लिए कहना चाहिए। चूंकि श्री संकेत पहले ही जा चुके हैं इसलिए आज उन्हें परेशान करना उचित नहीं है। कृपया कल जल्दी से कागजी कार्रवाई पूरी करने में उनकी मदद करें और फिर हम उनसे फिर संपर्क करेंगे। अंकल लियू वाकई बहुत विचारशील हैं। विनीत ने सिर हिलाया, फिर अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और रोहित सिंह को फ़ोन किया। बेचारे रोहित सिंह, जो अभी अभी एक ही सांस में कुछ 100 मीटर दौड़कर आए थे और कुत्ते की तरह हाँफ रहे थे, अचानक विनीत का फ़ोन आया और उन्हें तुरंत वापस जाने के लिए कहा। संकेत सड़क पर एक साझा साइकिल चला रहा था और सोच रहा था कि क्या उसे भी एक साइकिल लेनी चाहिए, लेकिन उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसलिए अगर वह कार खरीद भी लेता तो भी उसे चला नहीं पाता। इस बारे में बाद में बात करते हैं। मैंने आज घर और सजावट पर 10,000 युआन से ज़्यादा खर्च किए। क्या सिस्टम ने नहीं कहा था कि 10,000 युआन खर्च करने पर आपको 1 पॉइंट मिल सकता है? ये सोचकर उसने जल्दी से अपनी गति बढ़ाई और अपने किराए के घर की ओर दौड़ा। 10 वर्ग मीटर से भी कम का एक छोटा सा कमरा जिसमें एक अलमारी और एक बिस्तर, लगभग पूरा कमरा भर गया था, संकेत का वर्तमान निवास है। कमरे में गंदगी की परवाह किए बिना वह बिस्तर पर लेट गया और मन ही मन पुकारा, सिस्टम, अब मेरे पॉइंट हो गए हैं। लॉटरी में प्रवेश करने के लिए मुझे कितने पॉइंट चाहिए? लॉटरी इंटरफेस तुरंत उसके दिमाग में आ गया। लॉटरी इंटरफेस एक डिस्क थी जो 6 क्षेत्रों में विभाजित थी, जिनमें से प्रत्येक में लिखा था विशेषताएं, कौशल, संपत्ति, संबंध, वस्तुएं, विशेष। संकेत को नहीं पता था कि इन क्षेत्रों से क्या निकाला जा सकता है,
इसलिए वह बस इतना ही पूछ पाया, सिस्टम, लॉटरी के लिए कितने पॉइंट चाहिए? डिंग, नियमित लॉटरी में एक बार ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए और लकी ड्रॉ में एक बार 11 पॉइंट चाहिए। लकी ड्रॉ क्या होता है? कृपया खुद ही पता लगाएं। ठीक है, बिल्कुल 1 पॉइंट, संकेत ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉटरी इंटरफेस तेजी से घूमा और एक पल बाद टर्नटेबल धीमा होने लगा और आखिरकार स्पेशल क्षेत्र में रुक गया। बेतरतीब ढंग से स्पेशल आइटम रिवॉर्ड्स चुन रहा हूँ। डेली कंजम्पशन रिबेट, जीतने पर बधाई। डेली कंजम्पशन रिबेट। संकेत थोड़ा उलझन में था और सिस्टम ने यह बताना शुरू किया, दैनिक उपभोग छूट का मतलब है कि आप अपनी दैनिक खपत के लिए छूट चुन सकते हैं और छूट गुणक 1-5 गुना है। यानी आपके द्वारा चुनी गई खपत कम से कम पूरी वापस की जा सकती है और अगर आप भाग्यशाली रहे तो आपको 2 गुना या 5 गुना भी रिफंड मिल सकता है। हालांकि सीमा यह है कि आप दिन में केवल एक बार छूट प्राप्त करना चुन सकते हैं। अगर आप कई खरीदारी करते हैं तो ये सलाह दी जाती है कि आप सबसे ज़्यादा छूट वाली खरीदारी चुनें। ये कितनी अच्छी बात है! इसे ईश्वरीय धन प्रणाली कहलाने लायक है। संकेत तुरंत बहुत खुश हुआ। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जैसे जैसे वह इसका इस्तेमाल करेगा उसका पैसा कम नहीं होगा बल्कि बढ़ता जाएगा? आज विला खरीदने पर खर्च किए गए 10,000 युआन से ज़्यादा के बारे में सोचकर संकेत ने तुरंत पूछा, सिस्टम, क्या मैं विला खरीदने पर खर्च किए गए पैसों पर रिबेट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ? डिंग, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या तुम इसे अभी इस्तेमाल करना चाहते हो? अभी इस्तेमाल करो। जैसे ही संकेत ने बोलना खत्म किया उसके दिमाग में एक तस्वीर घूमती हुई दिखाई दी। 12,345 दिखाने वाली 5 लाइटें बार बार चमकती रहीं और जल्द ही 5 नंबर की लाइट पर आकर रुक गईं। डिंग, 5 गुना रिबेट पाने और अपने खाते में 47,000 युआन जोड़ने पर बधाई। क्या तुम इसे सिस्टम में जमा करना चाहोगे या अपने बैंक कार्ड में ट्रांसफ़र करना चाहोगे? मैंने पहली ही कोशिश में 5 गुना रिबेट जीत लिया। मुझे नहीं पता कि यह नए लोगों के लिए एक और फ़ायदा है या मैं बस खुशकिस्मत हूँ। संकेत मन ही मन खुश था क्योंकि जितना ज़्यादा वह इस पैसे का इस्तेमाल करता उतना ही ज़्यादा पैसा बढ़ता जा रहा था। हालांकि सावधानीपूर्वक गणना करने पर सिस्टम ने किराए के लिए केवल 9,400 युआन की छूट दी और बाद में ट्रांसफ़र किए गए 1,000 युआन दूसरे लेन देन के लग रहे थे। इसे अपने वीचैट अकाउंट में सेव कर लो। भविष्य में चीज़ें खरीदने में मुझे ज़्यादा सुविधा होगी। हालांकि सिस्टम की ब्याज दर बहुत ज़्यादा थी, लेकिन संकेत को लगा कि उसके पास पहले से ही एक घर है और वह जब चाहे कार खरीद सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा वह बस एक ड्राइवर रख सकता है। मेरे पास खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा है और अपनी मौजूदा बचत के साथ भी मैं पहले से ही देश के सबसे अमीर लोगों में से एक हूँ। तो सिस्टम से और पैसा कमाने का क्या मतलब है? बेहतर है कि जब मन करे तब खाओ, जब मन करे तब पियो और जब मन करे तब खेलो। क्या यही वो जिंदगी नहीं है जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था? हालांकि संकेत रातों रात अमीर बन गया, उसने जल्दी से अपनी सोच बदल ली। नहा धोकर वह जल्दी सो गया। अगली सुबह आदतन संकेत उठा, अपने फ़ोन का बैलेंस देखा और फिर वापस सो गया। काम अभी नहीं। आधे घंटे बाद मोबाइल फ़ोन की घंटी बजने से संकेत की नींद टूट गई। मैंने फ़ोन करने वाले की तरफ देखा तो पता चला कि वो हुआक्सिन कंपनी का डायरेक्टर सुनील था। मुझे लगता है उसे पता चल गया होगा कि मैं काम पर नहीं गया और उसने मुझे दोष देने के लिए फ़ोन किया। संकेत ने फ़ोन उठाया लेकिन इस्तीफ़ा देने का जिक्र भी नहीं कर पाता। उसने सुनील को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए सुना, संकेत, अब काम नहीं करना चाहते? अभी तो समय हो गया है, अभी तक कंपनी नहीं आए। आज काम से गायब। मैनेजर, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। संकेत इतना आलसी था कि सुनील की खींच सुनने को तैयार नहीं था, इसलिए उन्होंने बात खत्म करते ही फ़ोन काट दिया। लेकिन कुछ ही देर में फ़ोन फिर से बज उठा, जिससे वह भौंचक्का रह गया। हालांकि ये कहना थोड़ा अनुचित लगा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने फिर से फ़ोन उठाया और अपनी बात समझाने की तैयारी की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे फ़ोन काटने की? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारी अनुपस्थिति का हिसाब काटकर तुम नौकरी छोड़ सकते हो? मैं इस महीने की तुम्हारी पूरी तनख्वाह काट लूँगा, क्या तुम्हें यकीन है? मुझे अब तनख्वाह नहीं चाहिए, मैं नौकरी छोड़ता हूँ। संकेत ने फिर फ़ोन काट दिया और फिर सीधे सुनील का मोबाइल नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। जैसे ही वह देर तक सोने ही वाला था, अचानक उसका वीचैट मैसेज बज उठा। उसने फ़ोन उठाया और देखा कि यह सुनील का था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लॉक करने की? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अपनी तनख्वाह नहीं चाहिए मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं स्नेहा पटेल को अभी नौकरी से निकाल दूंगा। तुम्हारी वजह से ही तो मुसीबत में फंसी है। ये जानकारी देखकर संकेत का गुस्सा अचानक भड़क उठा। स्नेहा पटेल उसकी सहपाठी है। दोनों ने हुआक्सिन कंपनी में नौकरी के लिए एक साथ आवेदन किया और फिर एक ही समय में इंटर्न बन गईं। चूंकि वे सहपाठी थीं और एक ही समय में भर्ती हुई थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे एक दूसरे के करीब आ गईं।
स्नेहा पटेल की पारिवारिक पृष्ठभूमि अपेक्षाकृत गरीब है। कई साल पहले एक दुर्घटना के कारण उनके पिता घर पर लकवाग्रस्त हो गए थे और उनकी मां सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करके परिवार का पालन पोषण करने के लिए एक छोटी सी दुकान लगाती थीं। स्नेहा पटेल ने संकेत से एक से ज्यादा बार कहा था, एक बार जब उसे स्थायी नौकरी और ज्यादा वेतन मिल जाएगा तो वह अपनी मां को अपने पिता की देखभाल के लिए घर पर रहने देगी, जबकि वह खुद परिवार का पालन पोषण करने और अपने छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए पैसे कमाने के लिए काम पर जाएगी। लेकिन अब संकेत की वजह से सुनील ने स्नेहा पटेल को नौकरी से निकाल दिया है। संकेत और स्नेहा पटेल सिर्फ सहपाठी और सहकर्मी हैं। अगर आपको कोई और भावना कहनी हो तो संकेत आज भी स्नेहा पटेल को एक अच्छी दोस्त या एक सहानुभूतिपूर्ण बहन ही मानता है। उसने तुरंत जवाब भेजा, मैनेजर वो मैंने ही इस्तीफा दिया था। मैंने ही आपसे फ़ोन काटा था और आपको ब्लॉक किया था। इसका स्नेहा पटेल से क्या लेना देना है? सुनील ने तुरंत जवाब दिया, अब तुम्हें पता चल गया कि तुम बेचैन हो। तुम्हें इसका पछतावा होगा। मुझे तुम्हारे चेहरे पर इसका पछतावा साफ दिख रहा था। संकेत गुस्से से भर गया। मैसेज का जवाब देने के बाद उसने सुनील को वीचैट पर फिर से ब्लॉक कर दिया। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि संकेत अब वह एक छुपा हुआ अमीर आदमी बन गया है। अगर वह अब भी किसी ऑफिस कर्मचारी जैसा ही दुखी होता तो भी वह सुनील से मदद नहीं मांगता। सुनील को ब्लॉक करने के बाद उसने तुरंत स्नेहा पटेल के मोबाइल पर कॉल किया। फ़ोन काफ़ी देर तक बजता रहा, फिर कनेक्ट हुआ। अरे स्नेहा पटेल, क्या तुम्हें उस कमीने सुनील ने नौकरी से निकाल दिया है? संकेत ने तुरंत गहरी आवाज में पूछा। उसका स्वर कुछ दोषी सा लग रहा था। देखो, मेरे सुपरवाइजर ने मुझे अभी अभी अपना सामान समेट कर घर जाने को कहा है और यह भी कहा है कि मेरी तनख्वाह काट ली गई है। स्नेहा पटेल की आवाज़ साफ तौर पर रुंधी हुई थी। मैं अभी कंपनी में इस कमीने से हिसाब चुकता करने आता हूँ। संकेत को गुस्सा आया और जल्दी से अपने कपड़े पहनते हुए उसने स्नेहा पटेल से कहा, बस कंपनी में मेरा इंतज़ार करना। अगर हम ऐसा नहीं भी करते तो भी हमें बिना किसी नुकसान के हमारी तनख्वाह तो मिलनी ही चाहिए। अब उसे अपने वेतन की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, लेकिन सुनील के रवैये को देखते हुए हुआक्सिन कंपनी को उन्हें एक पैसा भी देना होगा। संकेत, छोड़ो भी, हम मैनेजर वू से बहस नहीं कर सकते। अगर हमारी नौकरी चली भी गई तो भी हम दूसरी नौकरी ढूंढ लेंगे। स्नेहा पटेल ने फ़ोन के दूसरी तरफ बेचैनी से कहा। संकेत ने अपने जूते पहन लिए थे। वह बाहर आया और पूछा, स्नेहा पटेल, इस बार मैं ही तुम्हें मुसीबत में डाल रहा हूँ। क्या तुम मुझे दोष दोगी? तुम क्या कह रही हो? मैं बहुत समय से सुनील को नापसंद करता रहा हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ, इसलिए मुझे अब उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्नेहा पटेल का लहजा सहज और सहज लग रहा था और संकेत ने मन ही मन राहत की सांस ली। शुक्रिया, रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर संकेत ने फ़ोन रख दिया। शुरू में उसके बहुत कम दोस्त थे और स्नेहा पटेल उनमें से एक मानी जा सकती थी। अपनी मौजूदा क्षमताओं के साथ स्नेहा पटेल की मदद करना उसके लिए आसान होगा। हालांकि स्नेहा पटेल के जवाब ने संकेत को निराश नहीं किया, फिर भी संकेत ने सीधे तौर पर उसकी पैसों से मदद नहीं की। अगर उसने ऐसा किया तो मुझे डर है कि स्नेहा पटेल के साथ उसकी दोस्ती पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। संकेत ने जिस घर को किराए पर लिया था वह कंपनी से ज़्यादा दूर नहीं था। वह आमतौर पर शेयर साइकिल से जाता था, लेकिन आज उसने टैक्सी ली और कुछ ही मिनटों में पहुंच गया। जैसे ही वह कार से उतरा, उसने देखा कि स्नेहा पटेल कंपनी के सामने एक कार्डबोर्ड बॉक्स पकड़े अकेली खड़ी थी। स्नेहा पटेल ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन वह ज़्यादा आकर्षक है। संकेत को देखकर स्नेहा पटेल ने तुरंत अपने हाथ से बॉक्स नीचे रखा, पास गई, संकेत का हाथ पकड़ा और कहा, संकेत चलो, अब और तमाशा मत करो, ये बेकार है। ठीक है, मैं तुमसे मदद मांगती हूँ, ठीक है। स्नेहा पटेल की आंखें थोड़ी लाल थीं, जाहिर है वह अभी रोई थी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कोई तमाशा नहीं खड़ा करूँगा। मैं बस अंदर जाकर पूछ लूँगा, ठीक है। स्नेहा पटेल की विनती भरी आंखों को देखकर संकेत थोड़ा घबरा गया। उसने मन ही मन सोचा कि पहले स्नेहा पटेल को दिलासा दे दूँ और बाद में अकेले आऊँ। नहीं, चलो अब तो तुम मुझे अंदर जाने दोगी और अपना सामान भी पैक करने दोगी। कहते हुए संकेत स्नेहा पटेल का हाथ छुड़ाकर कंपनी में चला गया। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, 2 सुरक्षा गार्डों ने उसे रोक दिया। एक युवा सुरक्षा गार्ड जो लगभग 20 साल का था ने संकेत की ओर देखा और कुछ शर्मिंदगी से कहा, माफ़ करना भाई, मुझे अभी एक नोटिस मिला है जिसमें लिखा है कि तुम दोनों अब कंपनी में प्रवेश नहीं कर सकते। संकेत का गुस्सा, जो अभी अभी स्नेहा पटेल ने शांत किया था, अचानक फिर से उभर आया। उसने सुनील से इतना निर्दयी होने की उम्मीद नहीं की थी। चलो संकेत, वैसे भी कंपनी में हमारे पास कुछ भी कीमती नहीं बचा है। स्नेहा पटेल ने बोलते हुए संकेत का हाथ फिर से खींच लिया। ठीक है, मैं इसे याद रखूंगी सुनील। वह सिर्फ बातें नहीं कर रहा था, उसे विश्वास था कि वह सुनील को आज उसके किए पर पछतावा करा सकता है। लेकिन स्नेहा पटेल और बाकी लोगों को उसके शब्द सिर्फ एक गुस्से भरी टिप्पणी लग रहे थे।
एक इंटर्न जिसे अभी अभी नौकरी से निकाला गया है, सुनील के साथ क्या कर सकता है? एक और बुजुर्ग सुरक्षा गार्ड ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, नौजवान, ये समाज कितना यथार्थवादी है। तुम्हें अपनी नियति स्वीकार कर लेनी चाहिए। अब से तुम्हें याद रखना होगा कि तुम किसे नाराज कर सकते हो और किसे नहीं। ये सुनकर संकेत ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। सुनील कुछ भी नहीं है। मैं उसे देर सवेर पछतावा दूंगा। वाह, कितना शानदार! क्या तुम पेट्रोल टैंक खरीद कर उसके साथ मरने की सोच रहे हो? उसके शब्दों पर तुरंत दर्शकों में हंसी दौड़ गई। संकेत और बात करने के लिए बहुत आलसी था और पहले जाने और फिर सुनील से निपटने का कोई उपाय सोचने की तैयारी कर रहा था। तभी बाहर से एक रोल्स रॉयस फैंटम गाड़ी आकर रुकी। ये युवा मास्टर अर्जुन वर्मा की कार है। यह अर्जुन वर्मा अपने पिता के हुआक्सिन कंपनी के चेयरमैन होने के भरोसे दिन भर लग्जरी कार में घूमता है और अयाशी का जीवन जीता है। मैं आमतौर पर दोपहर में कंपनी आता हूँ, लेकिन पता नहीं आज क्या हुआ, मैं सुबह सुबह आ गया। शायद ये देखकर कि दरवाजे पर कुछ लोग जमा हो गए हैं, रोल्स रॉयस फैंटम संकेत के पास रुक गई। डिजाइनर कपड़े पहने अर्जुन वर्मा नाम का एक खूबसूरत आदमी चेहरे पर जानलेवा भाव लिए कार से उतरा। उसने सबको देखा और गालियां दी, क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें काम पर नहीं जाना है? दरवाज़ा बंद करने का क्या मतलब है? बुजुर्ग सुरक्षा गार्ड ने तुरंत सिर हिलाया और समझाने आया, युवा मास्टर झांग, सच तो यह है, इन दोनों लोगों को आज नौकरी से निकाल दिया गया। वे बस थोड़े असंतुष्ट हैं और कंपनी में जाकर बहस करना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें अंदर नहीं आने देंगे। नौकरी से निकाल दिया गया? तो फिर तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन वर्मा के घमंडी चेहरे को देखकर पहले तो संकेत बस मुड़कर चला जाता था, लेकिन अब उसने शांति से कहा, मैंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन स्नेहा पटेल को बिना किसी स्पष्ट कारण के नौकरी से निकाल दिया गया। अगर उसे यूं ही निकाल दिया जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने उसकी पूरी तनख्वाह काट ली और उसे एक पैसा भी नहीं दिया। क्या हो रहा है? तो ये पैसा है? अर्जुन वर्मा ने व्यंग्य किया और अपना बटुआ निकाला, जिसमें नोटों का एक मोटा ढेर निकला, जिनमें से ज्यादातर 1 सेंट के नोट थे, कुछ 50 सेंट के नोट और 1 युआन के नोट भी थे। हालांकि आजकल मोबाइल भुगतान लोकप्रिय है, फिर भी अर्जुन वर्मा को नकदी रखना पसंद है। मोबाइल भुगतान असली पैसे से भुगतान जितना आरामदायक कैसे हो सकता है? उसने अपने बटुए से कुछ 1 सेंट के नोट निकाले और संकेत की तरफ फेंकते हुए कहा, ये पैसे ले और अभी मेरी नज़रों से दूर हो जा। भिखारियों को गुलाम समझने के अर्जुन वर्मा के रवैये ने संकेत को गुस्से से हंसा दिया। इस दुनिया में मूल्य प्रणाली 10,000 गुना कम हो गई है। ये कुछ सेंट हजारों युआन के बराबर हैं। लेकिन चंद सेंट की बात तो दूर, अगर ज़मीन पर $1 भी पड़ा होता तो संकेत की मौजूदा दौलत के हिसाब से उसे उठाने के लिए झुकने में भी आलस आता। और अर्जुन वर्मा मुझ पर पैसे ऐसे फेंक रहे हैं जैसे किसी भिखारी के साथ बहुत अपमानजनक व्यवहार कर रहे हों। माफ़ करना, मुझे कूड़ा उठाने की आदत नहीं है। संकेत ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, अगर आप सचमुच सच्चे हैं तो तनख्वाह हमारे बैंक खाते में जमा कर दीजिए। बकवास! अर्जुन वर्मा और आसपास के लोग दंग रह गए। हवा में लुढ़कते नोटों को देखकर अर्जुन वर्मा का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम बहुत बेशर्म हो। मैं तुम्हें 2 विकल्प दे रहा हूँ, पहला, पैसे उठाओ और निकल जाओ। कुछ देर रुकने के बाद उसने आगे कहा, दूसरा, तुम नेक काम करो और बिना पैसे मांगे चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं कि भविष्य में जियान प्रांत की कोई भी कंपनी तुम्हें नौकरी पर रखने की हिम्मत नहीं करेगी। अर्जुन वर्मा की बात सुनकर संकेत भावशून्य रहा, लेकिन स्नेहा पटेल थोड़ी घबरा गई। उसका परिवार पहले से ही कठिन आर्थिक स्थिति में था और वह आखिरकार कॉलेज से स्नातक होने में कामयाब रही थी। उसने सोचा था कि वह जल्द ही अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे पाएगी, लेकिन अब उसने अर्जुन वर्मा को नाराज कर दिया है। अगर मुझे भविष्य में नौकरी नहीं मिली तो मैं अपनी मां को स्टॉल लगाने से कैसे रोक सकता हूं? मैं अपने छोटे भाई की शिक्षा का समर्थन कैसे कर सकता हूं? ये सोचकर उसने कमजोरी से संकेत से कहा, संकेत, ये हमारा वेतन है, मुझे इसे लेने दो। जैसा कि उसने कहा, वह इसे उठाने के लिए नीचे झुकने वाली थी और अर्जुन वर्मा के चेहरे पर तुरंत एक विजेता का रवैया दिखा। संकेत ने स्नेहा पटेल को पकड़ लिया और गंभीरता से कहा, स्नेहा पटेल, क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? स्नेहा पटेल थोड़ा स्तब्ध थी। संकेत की गंभीर अभिव्यक्ति को देखते हुए उसने आखिरकार अपने होंठ काट लिए, चूंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा है, इसलिए तुम्हें पैसे उठाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा देर नहीं लगेगी जब मैं उन्हें रुलाऊंगा और उनसे 2 गुने पैसे मांगूंगा। संकेत की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। सब संकेत को ऐसे देख रहे थे मानो वो कोई बेवकूफ हो। इस बच्चे ने क्या कहा? क्या हुआक्सिन कंपनी अब ज्यादा देर तक रोएगी और पैसे देने के लिए गिड़गिड़ाएगी? हा, अर्जुन वर्मा इतना गुस्से में था कि वो जोर से हंस पड़ा। काफी देर तक हंसने के बाद वो खुद को संकेत की ओर इशारा करके बोला, आखिरकार मुझे समझ आ गया कि हमने तुम्हें क्यों निकाला।
तुम एक मनोरोगी हो और तुम चाहते हो कि हम पैसों के लिए रोएं और भीख मांगें। अगर तुम में सच में ये क्षमता है तो मैं, अर्जुन वर्मा, भविष्य में जब भी तुम्हें देखूंगा तुम्हें दादा कहूंगा। मेरा तुम्हारे जैसा कोई बेऔलाद वंशज नहीं है। संकेत की बात खत्म होने के बाद उसने स्नेहा पटेल को अपनी तरफ खींचा और मुंह फेर लिया। बेवकूफ! अर्जुन वर्मा ने अपने आसपास के लोगों की दबी हुई हंसी को महसूस किया और तुरंत गुस्से से भरकर अपने आसपास के सभी लोगों पर चिल्लाया, क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं है? अगर इन दोनों को जियान प्रांत में नौकरी मिल गई तो मैं हार गया। क्या तुम चाहते हो कि मैं रोऊं और पैसे मांगूं? उसके आसपास के लोग तुरंत तितर-बितर हो गए और अर्जुन वर्मा गुस्से में वापस कार में बैठ गया, जो तेजी से हुआक्सिन कंपनी में जा घुसी। संकेत स्नेहा पटेल को काफी दूर तक टहलाने के बाद आखिरकार उसने उसका हाथ छोड़ दिया और माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। कोई बात नहीं संकेत, अगर मुझे नौकरी नहीं भी मिली तो मैं अपनी माँ के साथ मिलकर नाश्ते का स्टॉल लगा सकता हूँ। एक बार जब मैं ये सीख जाऊंगा तो मैं खुद स्टॉल लगा सकता हूँ और कुछ गुजारा कर सकता हूँ। मुझे अब तुम्हारी चिंता हो रही है। मुझे क्या करना चाहिए? युवा मास्टर झांग आज बहुत गुस्से में होंगे और जाहिर है कि वह इसे आसानी से जाने नहीं देंगे। चिंता मत करो, संकेत मंद मंद मुस्कुराया और बोला, मेरी चिंता मत करो, मेरा विश्वास करो, पहले वापस जाकर आराम करो। ज्यादा देर नहीं लगेगी जब कोई तुम्हें काम पर आने के लिए कहेगा। स्नेहा पटेल ने संकेत की बातों पर कोई टिप्पणी नहीं की, बस सिर हिलाया और कहा, तो मैं पहले वापस जाऊंगी। कृपया जल्दबाजी में आकर कोई भी गलत काम मत करना। ठीक है, क्या तुम्हें सच में इस बात की चिंता है कि मैं उन्हें ढूंढने के लिए पेट्रोल टैंक लेकर जाऊंगा? मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूं। संकेत ने मजाक किया और स्नेहा पटेल ने आखिरकार राहत की सांस ली, फिर संकेत को अलविदा कहा और चली गई। स्नेहा पटेल के जाने के बाद संकेत गहरी सोच में पड़ गया। हुआक्सिन कॉर्पोरेशन एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन बनाती है। अब उसके पास दो विकल्प हैं। पहला, हुआक्सिन कंपनी का पूर्ण अधिग्रहण करना। इस स्थिति में वह कंपनी में अपनी इच्छानुसार किसी को भी बदल सकता है। हालांकि वह पहले अर्जुन वर्मा के अहंकार से बहुत नाखुश था। अगर वह उनकी कंपनी का पूर्ण अधिग्रहण कर लेता तो क्या यह उन्हें पैसे देने का एक छिपा हुआ तरीका नहीं होता? ऐसा लगता है कि केवल दूसरा विकल्प ही लागू किया जा सकता है। हुआक्सिन कंपनी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक और डिस्प्ले स्क्रीन कंपनी का अधिग्रहण करें। उसने स्नेहा पटेल से वादा किया था कि कुछ दिनों में कोई उसे आमंत्रित करेगा, चाहे वह डिस्प्ले स्क्रीन बनाने वाली कंपनी हो या नहीं। संकेत ने मजे के लिए एक कंपनी खरीदने की योजना बनाई थी। हाँ, बस मजे के लिए। अब जब उसके पास सिस्टम छूट और पर्याप्त नकदी है तो वह कुछ कंपनियों को खरीदने में पूरी तरह सक्षम है। जब वह हुआक्सिन कंपनी में प्रशिक्षु था तो वह बेकार नहीं बैठा और उसने उद्योग की कुछ समझ हासिल की। हुआक्सिन कंपनी चीन की शीर्ष 3 डिस्प्ले कंपनियों में से एक है, जिनमें से शीर्ष 2 जिंगजिंग टेक्नोलॉजी और टैमरॉन इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। अगर आप हुआक्सिन कंपनी के साथ सौदा करना चाहते हैं तो आपको जिंगजिंग टेक्नोलॉजी और टेंगलोंग इलेक्ट्रॉनिक्स का एक साथ अधिग्रहण करना होगा। अब समस्या यह है, जिंगजिंग टेक्नोलॉजी और टैमरॉन इलेक्ट्रॉनिक्स शायद उसके द्वारा अधिग्रहित होने को तैयार न हो। चाहे जो भी हो, संकेत ने कोशिश करने का फैसला किया। उसकी पहली प्राथमिकता इन दोनों कंपनियों के सीईओ से मिलना था। लेकिन अगर मैं अभी जिस तरह के कपड़े पहने हुए हूं उसी तरह उनसे मिलने जाऊंगा तो मुझे डर है कि मैं दरवाजे से भी अंदर नहीं जा पाऊंगा। पहले कुछ कपड़े खरीद लो। संकेत ने मन बनाया और तुरंत टैक्सी लेकर निकल पड़ा। कुछ घंटों बाद मशहूर ब्रांड के सूट पहने संकेत एक लग्जरी स्टोर के मालिक के उत्साह के बीच धीरे धीरे बाहर निकला, जो उसे अपने पिता जैसा मानता था। संकेत भावशून्य भाव से चला गया, लेकिन मन ही मन आह भरता रहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने सभी महंगी घड़ियां चुनी और कई सेट खरीदे और कुल मिलाकर केवल 2000 युआन से ज्यादा खर्च किए। यह 800 युआन से ज्यादा कीमत की 2 रोलेक्स घड़ियां खरीदने के बाद हुआ, जो आधे से ज्यादा खर्च के बराबर थीं। ऐसा लगता है कि इस सिस्टम के लॉटरी पॉइंट कमाना इतना आसान नहीं है। इस दुनिया में मौजूदा कीमतों के साथ घर या ज़मीन खरीदे बिना 10,000 युआन खर्च करना आसान नहीं है। अगर लोगों को पता होता कि संकेत की एकमात्र चिंता यह है कि वह ज़्यादा पैसे खर्च करना नहीं जानता तो वे उसे दिखावा करने के लिए ज़रूर डांटते। संकेत टैक्सी लेकर वापस लौटा और पहले अपना सामान घर में रखने की योजना बनाई, फिर एक नोटबुक खरीदकर ध्यान से देखूंगा कि कोई कंपनी या ज़मीन तो नहीं है जो ट्रांसफ़र करवाना चाहती हो। जैसे ही मैं किराए के घर लौटा, फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो देखा कि विनीत का फ़ोन था। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, विनीत ने आदरपूर्वक कहा, भाई चेन, मैंने आपके लिए संपत्ति का स्वामित्व प्रमाण पत्र तैयार कर लिया है। क्या आप अभी आकर इसे ले जाना चाहेंगे या मैं आपको भेज दूँ? इतनी जल्दी? संकेत थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर भी बोला, मैं आकर ले जाऊंगा। घर कैसा है? मैं कब आ सकता हूँ? चिंता मत करो भाई चेन,
मैंने पहले ही किसी को ओवरटाइम करने के लिए भेज दिया है। यह ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिनों में हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आप कल रात तक आ सकते हैं। ठीक है, मुझे परेशान करने के लिए शुक्रिया भाई गो। मैं अभी आता हूँ। संकेत ने फ़ोन रख दिया और टैक्सी लेकर हाउटिंग बे चला गया। 10 मिनट से ज़्यादा समय बाद संकेत हाउटिंग बे के प्रवेश द्वार पर कार से उतरा। इस बार उसने मशहूर ब्रांड का सूट पहना हुआ था और उसका पूरा मिजाज ही बदल गया था। विनीत और मनोहर पहले से ही दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। संकेत को देखकर वे तीनों तुरंत आगे आए। विनीत ने संकेत की रोलेक्स पर नज़र डाली, फिर अपनी हैरानी दबाते हुए स्नेह से कहा, भाई चेन, यही आपका असली रूप है। पहले इस तरह के कपड़े पहनने से हम आप जैसे बड़े ग्राहक को खो ही देते। संकेत हल्के से मुस्कुराया, फिर मनोहर की तरफ देखा और संदेह से पूछा, ये कौन है? विनीत ने जल्दी से कहा, ये हुआरोन बैंक के उपाध्यक्ष लियू हैं। वे आपको, भाई चेन, रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहते हैं। क्या आप मुझे ये सम्मान देना चाहेंगे? मनोहर ने जल्दी और घबराहट से अपना हाथ बढ़ाया। संकेत ने बिना किसी हिचकिचाहट के मनोहर से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और फिर कहा, प्रेसिडेंट लियू, आपसे मिलकर खुशी हुई। मनोहर ने जल्दी से कहा, श्रीमान संकेत, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप मुझे जियाओ लियू या भाई लियू कह सकते हैं। तो भाई लियू, आप मुझे जियाओ चेन कह सकते हैं। संकेत भी बहुत विनम्र थे। दरअसल अब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी संपर्कों की, इसलिए बेशक वे संपर्क रखने वालों से दोस्ती करने को तैयार थे। हाँ, भाई चेन बहुत सीधे हैं। मैंने रॉयल होटल में एक निजी कमरा बुक कर लिया है। चलो वहाँ चलते हैं और बातें करते हुए खाना खाते हैं। मनोहर बोलते हुए वह संकेत को एक ऑफ रोड गाड़ी में ले गया। इस बार संकेत ने मना नहीं किया। चूंकि वह एक उपराष्ट्रपति थे, इसलिए शायद वह उन्हें काफ़ी जानकारी हासिल करने में मदद कर पाएंगे। 10 मिनट बाद रॉयल होटल के एक निजी कमरे में विनीत ने अपना गिलास उठाया और कहा, भाई चेन, सबसे पहले हमारे हाउटिंग बे के समर्थन और विला नंबर 1 खरीदने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपके लिए टोस्ट करना चाहता हूँ। संकेत की शराब सहनशीलता बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन शुक्र है कि गिलास वाइन से भरा नहीं था। उसने कुछ विनम्रता से कहा, वाइन का गिलास पिया और फिर जल्दी से बोला, मेरे प्यारे भाइयों, मैं शराब ठीक से नहीं पी सकता, इसलिए चलो जल्दी से शराब पीने की कोशिश न करें और काम की बातें करें। मुझे लगता है कि तुम दोनों मेरे साथ सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं आए हो, है ना? विनीत और मनोहर थोड़े शर्मिंदा हुए। फिर मनोहर ने दांत पीसते हुए कहा, चूंकि भाई चेन इतने सीधे हैं तो बात को घुमा फिराकर नहीं देखते। दरअसल इस बार भाई चेन को खाने पर बुलाने का मेरा एक स्वार्थी मकसद है। मनोहर ने बोलते बोलते हुआरोन बैंक के पुराने अध्यक्ष, जो सेवानिवृत्त होने वाले थे, और उनके और उपाध्यक्ष सुन के बीच की प्रतिस्पर्धा का किस्सा सुनाया। अपनी बात खत्म करने के बाद उन्होंने घबराहट से संकेत की तरफ देखा और बक्सा कुछ देर के लिए खामोश हो गया। संकेत ने उन्हें ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करने दिया। कुछ देर सोचने के बाद वह मुस्कुराए और बोले, मुझे लगा था कि यह कोई बड़ी बात है, लेकिन पता चला है कि भाई लियू को फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए बड़ी रकम जुटानी होगी। मैं इसमें मदद कर सकता हूँ। सच? मनोहर और विनीत दोनों ने खुशी जताई। अगर मनोहर प्रतियोगिता में सफलतापूर्वक जीत गए और भविष्य में हुआरोन बैंक के प्रमुख बन गए तो यह विनीत या पूरे इली समूह के लिए बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन मेरी भी एक छोटी सी बात है कि मुझे भाई लियू और भाई गो की मदद चाहिए। संकेत की बात सुनकर विनीत और मनोहर एक साथ घबरा गए। संकेत, जिनकी संपत्ति करोड़ों में होने का शक है, उनसे एक छोटा सा उपकार मांग रहे हैं। क्या वे सचमुच मदद कर सकते हैं? भाई चेन, हमें बताइए कि आप क्या चाहते हैं। जब तक हम सचमुच आपकी मदद कर सकते हैं, हम मना नहीं करेंगे। मनोहर ने संकेत की ओर देखा, इस समय उनके रक्षक के रूप में, और उनके शब्द काफ़ी ईमानदार थे। संकेत ने इसके बारे में सोचा और कहा, देखो, मैं जिंगजिंग टेक्नोलॉजी और टैमरॉन इलेक्ट्रॉनिक्स का अधिग्रहण करना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई विचार या सुझाव है? अधिग्रहण? दो परिवार, स्नैप, मनोहर और विनीत की चॉपस्टिक एक साथ मेज पर गिर गईं। उन्होंने जल्दी से उन्हें उठाया और फिर विनीत ने हकलाते हुए पूछा, भाई चेन, तुमने अभी कहा था कि तुम जिंगजिंग टेक्नोलॉजी और टैमरॉन इलेक्ट्रॉनिक्स का अधिग्रहण करना चाहते हो। चीन की शीर्ष 3 LCD डिस्प्ले कंपनियों में से 2। हाँ, पैसा कोई समस्या नहीं है, संकेत ने हल्के से कहा। उसने जो कहा वह सच था। सिस्टम में अभी भी 30 मिलियन थे और एक सिस्टम रिबेट फंक्शन भी था, इसलिए दोनों कंपनियों का अधिग्रहण स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं थी। लेकिन यह उसके बेपरवाह स्वर और शांत भाव के कारण ही था कि विनीत और मनोहर इतने हैरान हुए कि वे लगभग चिल्ला उठे। जिंगजिंग टेक्नोलॉजी या टैमरॉन इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों का बाजार मूल्य 300,000 से ज़्यादा है, इसलिए इनमें से किसी एक का अधिग्रहण करना बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन संकेत दोनों कंपनियों का एक साथ अधिग्रहण करना चाहता था। मनोहर के हाथ पांव कांप रहे थे।
अगर संकेत ने हाउटिंग बे में नंबर 1 विला का पूरा भुगतान न किया होता और अगर संकेत इस समय ब्रांडेड कपड़े न पहने होता तो शायद वह संकेत को झूठा समझता। चेन, भाई चेन, मनोहर ने गहरी सांस ली और फिर पूछा, क्या तुम्हें जिंग टेक्नोलॉजी और टैमरॉन इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्तमान बाजार पूंजीकरण पता है? पता नहीं, संकेत ने बहुत शांति से कहा। इस वाक्य से मनोहर और विनीत लगभग फिर से चौंक पड़े। पता नहीं? मुझे नहीं पता। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या ये बकवास नहीं है? हालांकि संकेत के अगले शब्दों ने दोनों को फिर से भयभीत कर दिया, लेकिन जब तक उनका बाजार पूंजीकरण 30 मिलियन से अधिक नहीं होता है तब तक वित्तपोषण में कोई समस्या नहीं होगी। 3 करोड़ से ज्यादा नहीं। मनोहर और विनीत संकेत से पूरी तरह हार गए। संकेत के मुंह से 30 करोड़ 3 सेंट जितना मामूली लग रहा था। ये देखकर कि वे दोनों फिर से अचंभित थे, संकेत ने बस खांसकर उन्हें वास्तविकता में वापस लाया और फिर कहा, इतना हैरान मत हो मेरे दोनों बड़े भाइयों, और मेरी बातों और दृढ़ संकल्प पर शक मत करो। अब तुम्हें बस मुझे इन दोनों कंपनियों के अधिग्रहण की व्यवहार्यता बतानी है। मनोहर और विनीत ने संकेत की बात पर सचमुच विश्वास कर लिया। आखिरकार उन्हें पता चल ही गया था कि संकेत के नाम पर एक हुआनयू फंड कंपनी भी है। क्या हुआनयू कंपनी में 3 करोड़ का पिछला ट्रांसफर रिकॉर्ड उसके नाम पर नहीं था? उन्हें हैरानी इस बात से हुई कि संकेत सिर्फ 2 एलसीडी कंपनियों के अधिग्रहण के लिए अपनी सारी नकदी खर्च करने को तैयार था। 3 करोड़ की तो बात ही छोड़िए, अगर आप सिर्फ 3 लाख का निवेश भी करते हैं तो भी आप एक बड़ी एलसीडी डिस्प्ले प्रोडक्शन कंपनी फिर से खोल सकते हैं। मनोहर ने आखिरकार दुनिया देख ली थी। उसने संकेत से यह नहीं पूछा कि उसे इन दोनों कंपनियों का अधिग्रहण क्यों करना पड़ा, बल्कि संकेत को स्थिति का विश्लेषण करने में मदद की। भाई चेन, इन दोनों कंपनियों का बाजार पूंजीकरण लगभग 3 लाख है, इसलिए स्वाभाविक रूप से आपके लिए वित्तपोषण कोई समस्या नहीं है। हालांकि ये दोनों कंपनियां सूचीबद्ध कंपनियां हैं, इसलिए इनका अधिग्रहण आसान नहीं है। अब आपके पास एक बेहतर तरीका है, यानी द्वितीयक बाजार के माध्यम से या हिस्सेदारी बढ़ाकर सीधे उनके शेयर हासिल करना। सामान्य तौर पर जब तक आपके शेयर 5% से ज्यादा हैं, आप पहले से ही एक प्रमुख शेयरधारक हैं। अगर आपका अधिग्रहण 20% से ज्यादा है तो आपकी बात काफ़ी मायने रखेगी। आजकल की सूचीबद्ध कंपनियों में प्रमुख शेयरधारकों में भी बहुत कम लोगों के पास 51% से ज्यादा शेयर होते हैं। इसलिए अगर आप 30% से 40% शेयर हासिल कर लेते हैं तो आप सबसे बड़े शेयरधारक बन जाएंगे। ओह, ये सुनकर संकेत तुरंत ललचा गया। उसने मजे के लिए कुछ कंपनियां खरीदने के बारे में सोचा था, लेकिन कंपनी खरीदना आसान था, लेकिन उसे चलाना ज्यादा मुश्किल। पहली समस्या प्रबंधन की है। कम समय में कंपनी का प्रबंधन करने में मदद के लिए सही व्यक्ति ढूंढना उसके लिए असंभव है और वह सब कुछ खुद नहीं करना चाहता। और जब उसे एक अपरिचित उद्योग का सामना करना पड़ा तो उसे लगा कि वह प्रबंधन के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन मनोहर के शब्दों ने उसे याद दिला दिया, बस पर्याप्त शेयर हासिल कर लेना और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला शेयरधारक बन जाना ही काफ़ी होगा। इन कंपनियों का पूरा अधिग्रहण क्यों करना होगा? भाई लियू, आपका सुझाव अच्छा है। कृपया मुझे उनके शेयर खरीदने के लिए कोई व्यक्ति ढूंढने में मदद करें। ये देखकर कि संकेत ने उसका सुझाव मान लिया, मनोहर तुरंत खुश हो गया। उसने अपना गला साफ किया और कहा, भाई चेन, चूंकि आप मुझ पर भरोसा करते हैं, इसलिए मैं इस मामले में आपकी मदद के लिए एक योग्य और विश्वसनीय व्यक्ति की सिफारिश कर सकता हूं। लेकिन क्या आप इसे अपने नाम पर खरीद रहे हैं या किसी फंड कंपनी के नाम पर? फंड कंपनी? संकेत थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसने पहले इस बारे में इतना नहीं सोचा था, लेकिन अब जब मनोहर ने उससे पूछा तो वह तुरंत इसके बारे में सोचने लगा। उसे पता नहीं था कि सिस्टम ने उसे एक वैध फंड कंपनी स्थापित करने में मदद की है, लेकिन उसे लगा कि एक नई कंपनी स्थापित करना मुश्किल हो सकता है। फिर उसने सिर हिलाया और कहा, तुम्हें किसी फंड कंपनी की ज़रूरत नहीं है। बस एक अच्छा इंसान ढूंढ लो। मैं पहले $10 लाख निवेश कर सकता हूँ। मैं चाहे कोई भी तरीका अपनाऊं, मैं कम से कम समय में इन दोनों कंपनियों का प्रमुख शेयरधारक बनना चाहता हूँ। हो सके तो तुम पूरी कंपनी खरीद सकते हो। अगर तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं तो कृपया मुझे बता देना। भाई चेन, तुमने जो सबसे कम समय बताया है वह कितना कम है? मनोहर ने सावधानी से कहा, दोनों कंपनियां सूचीबद्ध कंपनियां हैं और अगर हम बार बार अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तो इससे शेयर की कीमत में असामान्य उतार चढ़ाव आ सकता है। इससे न सिर्फ खरीद की लागत बढ़ेगी, बल्कि ज़्यादातर लोग आसानी से अपने शेयर नहीं बेचेंगे। इससे बेचने में हिचकिचाहट होगी, जो तुम्हारे अधिग्रहण के लिए बहुत नुकसानदेह है। संकेत ने सीधे कहा, हम लागत की परवाह नहीं कर सकते। अगर हम इसे मौजूदा कीमत से 2-3 गुना ज़्यादा कीमत पर भी खरीद लें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं एक हफ्ते के अंदर इन दोनों कंपनियों का बहुसंख्यक शेयरधारक बन जाऊंगा और यहां तक कि उनका अधिग्रहण भी कर लूंगा। मनोहर और विनीत ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में वही 4 शब्द देखे, अमीर बनो और जो चाहो करो। अमीर? ये सचमुच एक अमीर आदमी है।
जब तक वे संकेत से दोस्ती करते रहेंगे यह उनके लिए बहुत मददगार रहेगा। मनोहर के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जब तक वह संकेत को ये काम पूरा करने में मदद करता रहेगा, संकेत उसे यह प्रतियोगिता ज़रूर जिताएगा। क्या आपको संकेत का स्वेच्छाचारी अधिग्रहण मॉडल नहीं दिखा? संकेत के सामने करोड़ों की रकम भी तुच्छ लग रही थी। यिली ग्रुप के सबसे युवा निदेशक होने के नाते विनीत अपनी कंपनी की स्थिति और पूंजी श्रृंखला के महत्व से अच्छी तरह वाकिफ हैं। अगर कोई अप्रत्याशित घटना घटती है और बैंक ऋण स्वीकृत नहीं कर पाता तो इससे भारी नुकसान या दिवालियापन भी हो सकता है। अगर मुश्किल समय में मदद के लिए संकेत जैसा कोई अति धनी व्यक्ति हो तो कंपनी की समस्याएं हल हो जाएंगी। विनीत संकेत के विला नंबर 1 की देखभाल भी सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में करने की योजना बना रहा था और वह रात के खाने के बाद अपने पिता को सूचित करेगा। उन दोनों को मुख्य बात समझ आ गई और अनजाने में ही वे संकेत के प्रति अधिक सम्मान से पेश आने लगे। ठीक है, चूंकि भाई चेन तैयार हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। रात के खाने के बाद? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मदद के लिए किसी को बुलाता हूँ। मनोहर की बात खत्म होने के बाद उसने तुरंत एक फ़ोन किया। कुछ संक्षिप्त शब्दों के बाद उसने रॉयल होटल का बॉक्स नंबर बताया। फ़ोन रखते ही खाना परोसा गया और वे तीनों गिलास टकराते हुए बातें करने लगे। करीब 10 मिनट बाद बॉक्स का दरवाज़ा खुला और एक अधेड़ उम्र का 30 साल का आदमी चश्मा पहने हुए अंदर आया। मनोहर तुरंत खड़ा हुआ और एक एक करके उनका परिचय कराया। भाई चेन, ये वही व्यक्ति है जिसकी मैंने आपसे सिफारिश की थी, योंगान फंड कंपनी के मैनेजर सुरेश रेड्डी। जियो जाओ, ये श्रीमान संकेत हैं। श्रीमान संकेत एक बहुत अमीर आदमी हैं। आपको श्रीमान संकेत की अच्छी तरह से मदद करनी चाहिए। संकेत ने सुरेश रेड्डी से हाथ मिलाया, फिर सुरेश रेड्डी से बैठकर बातचीत करने को कहा। संकेत की उम्र सुरेश रेड्डी की उम्मीद से परे थी, लेकिन चूंकि मनोहर ने उनका इतनी गंभीरता से परिचय कराया और संकेत ने सभी ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे, सुरेश रेड्डी ने उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने संकेत के साथ शराब के गिलास टकराए। क्या संकेत को कोई काम है जिसमें उसे मेरी मदद चाहिए? संकेत के पास जिंगजिंग टेक्नोलॉजी और टैमरॉन इलेक्ट्रॉनिक्स को फिर से खरीदने की अपनी योजना के बारे में बात करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसी कि उम्मीद थी, संकेत की योजना सुनकर सुरेश रेड्डी को भी लगा कि संकेत बहुत पागल है। जब लोग दूसरी कंपनियों का अधिग्रहण करना चाहते हैं तो कौन हर संभव तरीके से लागत कम करने की कोशिश नहीं करता। अगर हम दूसरे पक्ष के शेयर खरीदना भी चाहें तो हम इसे धीरे धीरे करेंगे और कोशिश करेंगे कि शेयर की कीमत में ज़्यादा उतार चढ़ाव न हो। लेकिन संकेत असल में अधिग्रहण के लिए 2-3 गुना कीमत देने को तैयार था और उसकी बस एक ही मांग थी कि जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। संकेत की बात खत्म होने के बाद उसने चुपचाप सुरेश रेड्डी की तरफ देखा। जल्द ही पता चल जाएगा कि मनोहर ने जिस व्यक्ति का परिचय कराया था वह काबिल है या नहीं। सुरेश रेड्डी ने जल्दी से अपने मन की बात सुलझाई और कहा, अगर श्री संकेत सचमुच इतने उत्सुक हैं और कीमत की परवाह नहीं करने को तैयार हैं तो उनके लिए 1 हफ्ते के अंदर इन दोनों कंपनियों का प्रमुख शेयरधारक बन जाना नामुमकिन नहीं है। सुरेश रेड्डी की यह बात सुनकर संकेत और मनोहर दोनों ने राहत की सांस ली। तो मैनेजर झाओ कैसे काम करने की योजना बना रहे हैं? संकेत ने मुस्कुराते हुए पूछा। सुरेश रेड्डी खड़े हुए और बोले, श्रीमान संकेत, आपने अभी कहा कि आप कंपनी का अधिग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन कंपनी के मामलों में ज़्यादा दखल नहीं देना चाहते। मुझे लगता है कि यह हमारे अधिग्रहण में बहुत मददगार साबित होगा। मैं इसे 3 पहलुओं में करने की योजना बना रहा हूँ। पहला, द्वितीयक बाजार में अपनी धाक जमाऊंगा और जितना हो सके उतना शेयर खरीदूंगा। आखिरकार इतने बड़े लेन देन से शेयर की कीमत पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। दूसरा, मैं तुरंत बाकी शेयरधारकों से संपर्क करूंगा और उनके शेयर बाजार मूल्य से ज़्यादा कीमत पर खरीदूंगा। शेयरधारक होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से मुनाफा कमाना चाहते हैं। जब तक कीमत उन्हें प्रभावित करती है वे शायद अपने शेयर हस्तांतरित करने में खुशी खुशी शामिल होंगे। तीसरा, जब हमारे पास पर्याप्त शेयर होंगे तब इन दोनों कंपनियों के प्रमुख शेयरधारकों से बात करने का समय आ जाएगा। अगर वे हमें कंपनी का पूरा अधिग्रहण करने देने को तैयार हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। अगर वे तैयार नहीं भी हैं तो भी हमें पूरा विश्वास है कि हम सबसे बड़े शेयरधारक बन सकते हैं। संकेत ने मन ही मन सिर हिलाया। ये सुरेश रेड्डी वाकई एक फंड कंपनी का मैनेजर था। वह पूरा विश्लेषण दे सकता था। अपनी सफलता दर बढ़ाने के लिए संकेत ने कहा, आप इसे कैसे करते हैं यह आप पर निर्भर है, मुझे केवल परिणामों की परवाह है। और अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान आप उन्हें बता सकते हैं, भले ही मैं उनकी कंपनी का पूरा अधिग्रहण कर लूँ, उनके कर्मचारियों में कोई बदलाव नहीं होगा। मुझे चेयरमैन के पद की ज़रूरत नहीं है, मैं बस पर्दे के पीछे का बॉस बनना चाहता हूँ। ऐसे में मुझे 80% यकीन है कि मैं 7 दिनों के भीतर आपका लक्ष्य पूरा कर सकता हूँ। सुरेश रेड्डी ने तुरंत पूरे विश्वास के साथ आश्वासन दिया। एक फंड कंपनी मैनेजर के तौर पर उन्होंने अभी तक लगभग $10 लाख का कारोबार नहीं संभाला है। अगर इस बार वे
सफल हो जाते हैं तो यह उनके करियर में भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। चूंकि सारी बातें तय हो चुकी थीं, इसलिए संकेत ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे कहा, तो एक अनुबंध तैयार करो, मैं सबसे पहले तुम्हारे कंपनी खाते में $10 लाख ट्रांसफ़र करूंगा। जब संकेत रॉयल होटल से निकला तो मनोहर ने संकेत को वापस ले जाने के लिए ड्राइवर बुला लिया था। हालांकि संकेत ने साफ मना कर दिया और टैक्सी से जाने पर अड़ा रहा। संकेत जिस टैक्सी में सवार थे उसे दूर जाते देख मनोहर भावुक होकर बोले, भाई चेन बहुत अमीर हैं, लेकिन उन्हें शेयर बाइक और टैक्सी पसंद हैं। ये कितना साधारण है। मैं कोई अमीर इंसान नहीं हूं, लेकिन मैंने 100 युआन से ज़्यादा कीमत की एबाव कार खरीदी है। मुझे बहुत शर्म आ रही है, बहुत शर्म आ रही है। सुरेश रेड्डी भी कड़वी मुस्कान के साथ बोले, ये सही है। अगर मैंने अपनी आंखों से न देखा होता तो श्री संकेत ने जो 10 लाख रुपये ट्रांसफ़र किए थे, मुझे कभी यकीन ही नहीं होता कि वे टैक्सी में बैठकर जाएंगे। अगर संकेत को पता होता कि मनोहर और बाकी लोग क्या सोच रहे हैं तो वह मासूमियत से उन्हें ज़रूर जवाब देते, भाई मैं गाड़ी नहीं चला सकता। टैक्सी में संकेत सिस्टम से बात कर रहा था, सिस्टम मुझे उस 10 लाख रुपये पर छूट दे दो। डिंग, मेज़बान, आपके 10 लाख रुपये असल में खर्च ही नहीं हुए हैं और छूट की शर्तें पूरी नहीं हुई हैं। माथा, संकेत ने आह भरी। वह रिबेट खत्म होने के बाद लॉटरी में पॉइंट्स लगाने की सोच रहा था, लेकिन लग रहा था कि फिलहाल उसके पास कोई पॉइंट्स नहीं होंगे। आधा दिन बीत चुका है, अगर मैं कुछ पैसे खर्च नहीं करूंगा तो क्या आज का रिबेट कोटा बर्बाद नहीं होगा? क्यों न पहले कुछ कारें खरीद लूं, फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लूं या जब समय मिले ड्राइवर रख लूं। संकेत ने फैसला किया और तुरंत ड्राइवर से कहा, मास्टर क्रिसेंट डिस्ट्रिक्ट चलो। शिन्यू डिस्ट्रिक्ट एक नया विकसित इलाका है जहां 4 स्टोर और विभिन्न ब्रांड्स के ब्रांड स्टोर हैं। ज़्यादातर यहां कारें बिकती हैं और ज़्यादातर लग्जरी कारें हैं। संकेत का लक्ष्य सिर्फ पॉइंट्स कमाने के लिए पैसे खर्च करना है। उसे इस बात की परवाह नहीं कि कौन सी कार खरीदनी है, बस वह अच्छी और महंगी हो। कहना ही होगा कि कपड़े ही इंसान को निखारते हैं। संकेत चाहे किसी भी स्टोर में जाए, उसका हमेशा गर्मजोशी से स्वागत होता है। उसने एक साथ 5 लग्जरी कारें खरीदी और फिर उन्हें कागजी कार्रवाई पूरी करके सीधे हाउटिंग बे स्थित विला नंबर 1 पहुंचाने को कहा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि विला नंबर 1 में सिर्फ 5 पार्किंग स्पेस हैं, इसलिए मैंने आगे खरीदारी नहीं की। सभी 5 लग्जरी कारें टॉप ऑफ द लाइन कारें हैं और उनमें से 3 तो लिमिटेड एडिशन भी हैं, जिनकी डिलीवरी में कुछ दिन लगेंगे। लेकिन संकेत कुल मिलाकर केवल 30,000 युआन से भी कम खर्च किए, जिससे उसे लगा कि सिस्टम पॉइंट्स कमाना बहुत मुश्किल है। संकेत सिस्टम की लॉटरी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था क्योंकि उसने अपने पहले ड्रॉ में उपभोग छूट जीती थी। इनामी ड्रॉ में प्रवेश के लिए 10 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, जिसे जीतने के लिए 100,000 युआन खर्च करने पड़ते हैं। संकेत को बस एक ही चीज़ सुकून दे सकती है, वह है आगामी अधिग्रहण। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह दर्जनों पॉइंट्स हासिल कर सकता है, जो उसके लिए कई बार इनाम जीतने के लिए काफ़ी हैं। कार की खरीदारी पूरी होने के बाद संकेत टैक्सी से अपने किराए के घर वापस चला गया। आज वह मकान मालिक को सूचित करने वाला था कि वह चेकआउट कर ले और फिर आराम करे। संकेत को यह नहीं पता था कि कार खरीदते समय ही सुरेश रेड्डी की किस्मत चमकने लगी थी। जिंगजिंग टेक्नोलॉजी और टेंगलोंग शेयर्स, 2 सूचीबद्ध कंपनियों के 5% शेयर लगभग उसी समय द्वितीयक बाजार में किसी ने खरीद लिए थे। इतना ही नहीं, दोपहर में शेयर खुलते ही जिंगजिंग टेक्नोलॉजी और टेंगलोंग के शेयरों में भारी मात्रा में फंड खरीदे गए। बड़ी मात्रा में फंड के आगमन को शुरुआत में अंदर छिपे पुराने डीलरों ने दबा दिया, लेकिन पुराने डीलरों को यह उम्मीद नहीं थी कि चाहे वे कितने भी चिप्स लगाएं, नए आए फंड उन्हें खा जाएंगे। बाकी कंपनियां इस स्थिति से अनजान लग रही थीं, लेकिन टेंगलोंग इलेक्ट्रॉनिक्स और जिंगजिंग टेक्नोलॉजी के शीर्ष प्रबंधन, साथ ही कंपनियों के अंदर के डीलरों ने इसे पहले ही गंभीरता से ले लिया था। उन्होंने लगभग उसी समय एक जांच शुरू की, ये जानने के लिए कि दोनों कंपनियों में इतनी बड़ी मात्रा में शेयर किसने खरीदे। ये कहना होगा कि इन लोगों के कुछ संबंध हैं और उन्होंने लगभग बिना किसी प्रयास के खरीदार की जानकारी प्राप्त कर ली। योंगान फंड कंपनी चल रही है। खरीद के लिए इस्तेमाल किए गए खाते का नाम बहुत ही अपरिचित था, संकेत। टैमरॉन इलेक्ट्रॉनिक्स का मुख्यालय और अध्यक्ष का कार्यालय। इस समय कंपनी के 1 दर्जन से ज़्यादा अधिकारी इकट्ठा हो गए थे और वे सभी गंभीर भावों से अपने डेस्क पर कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रहे थे। चेयरमैन अमर ने सबकी तरफ देखा और गहरी आवाज में कहा, आप सबने ये देखा है, योंगान फंड बिना किसी कीमत के चल रहे शेयरों को सोख रहा है। आखिर यह क्या करने की कोशिश कर रहा है? और यह संकेत कौन है? चमकदार बालों और थोड़े भरे हुए शरीर वाले एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, अध्यक्ष महोदय, ये वाकई थोड़ा असामान्य है। योंगान फंड हमेशा से बहुत सतर्क रहा है। अगर वे शेयरों में निवेश करना भी चाहें तो पहले वे कम जोखिम लेते हैं, धीरे धीरे चिप्स को अवशोषित करते हैं और बाजार को साफ करने के लिए लगातार उतार चढ़ाव करते रहते हैं। लेकिन आज वे सचमुच थोड़े लापरवाह हैं।
क्या ऐसा हो सकता है कि योंगान फंड भी गर्म धन से सीख लेकर एक दिन की यात्रा की तैयारी कर रहा है? ये सुनकर बाकी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। एक दिन की यात्रा गर्म धन की एक विशेषता है। उनके पास चिप्स नहीं होते, इसलिए वे आमतौर पर उसी दिन खरीदते हैं और अगले दिन कीमत बढ़ने पर बेच देते हैं, जिससे कीमत के अंतर से थोड़ा मुनाफा होता है। अमर ने अपना सिर हिलाया और सबको एक और खबर सुनाई। अगर मैं आपको बताऊं कि योंगान फंड ने सेकेंडरी मार्केट के जरिए हमारे टेम्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स के 5% शेयर खरीदे हैं, तो क्या आप अब भी यही सोचेंगे कि वे सिर्फ एक दिन की यात्रा कर रहे हैं? क्या सभी के चेहरे के भाव एक साथ बदल गए और उन्हें समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ? अमर के बगल में एक सुंदर महिला 30 साल की उम्र की एक महिला ने अपना चश्मा ऊपर उठाया और कहा, जाहिर है कि योंगान फंड या संकेत नाम का वह रहस्यमय आदमी एक दिन की यात्रा के मूल्य अंतर से कहीं आगे तक की महत्वाकांक्षाएं रखता है। खासकर द्वितीयक बाजार में खरीदे गए 5% शेयर, जिन्हें आधे साल के लिए लॉक करना जरूरी है और जिनका व्यापार नहीं किया जा सकता। इसलिए मुझे शक है कि योंगान फंड या वह रहस्यमय व्यक्ति शेयर बाजार के जरिए हमारी कंपनी हासिल करने की कोशिश कर रहा होगा। महिला का विश्लेषण सुनकर अमर का चेहरा बेहद उदास हो गया। उसने एक पल सोचा और फिर आदेश दिया, कृपया मेरे लिए योंगान फंड कंपनी से संपर्क करें। उनका उद्देश्य चाहे जो भी हो, उन्होंने हमें इतने बड़े कदम के बारे में पहले से सूचित नहीं किया। ये वाकई अस्वीकार्य है। हाँ, जिंगजिंग टेक्नोलॉजी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था और पूरी जिंगजिंग टेक्नोलॉजी में अफरा तफरी मच गई थी। जब उन्होंने योंगान फंड से संपर्क किया तो जिंगजिंग टेक्नोलॉजी और टेंगलोंग इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों की दैनिक सीमा पार हो गई थी और लाखों ऑर्डर दैनिक सीमा को अवरुद्ध कर रहे थे। एलसीडी डिस्प्ले बनाने वाली हुआक्सिन टेक्नोलॉजी कंपनी के शेयर मूल्य में भी 1% की गिरावट आई, जो हैरान करने वाली बात है। फॉर्चून डेली, फाइनेंशियल न्यूज़ और यहां तक कि चाइना सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन, सभी ने जिंगजिंग टेक्नोलॉजी और टेम्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स पर अपना ध्यान केंद्रित किया। दोपहर में बाजार बंद ही हुआ था और जिंगजिंग टेक्नोलॉजी और टेंगलोंग इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर फोरम और यहां तक कि कुछ वित्तीय समाचार वीबो अकाउंट भी सभी इस मामले पर चर्चा कर रहे थे। संकेत ने इसे अनदेखा कर दिया, लेकिन सुरेश रेड्डी ने उन्हें स्थिति की सूचना देने के लिए पहले ही फोन कर दिया था। श्री संकेत, आज की प्रगति बहुत सुचारू रही है। हमने टेंगलोंग टेक्नोलॉजी का 8% और जिंगजिंग टेक्नोलॉजी का 7.3% अधिग्रहण कर लिया है। आप वर्तमान में शीर्ष 10 शेयर धारकों में से एक हैं, लेकिन कल शायद इतना आसान न हो। निवेशकों ने संकेत देख लिए हैं और मूल रूप से अपने शेयर नहीं बेचेंगे। मैंने आज दोनों कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन से संपर्क किया है और मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए निकलने वाला हूं। अगर हम कुछ शेयर धारकों को अपने शेयर हस्तांतरित करने के लिए सफलतापूर्वक राजी कर सके तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर वे शेयर हस्तांतरित करने को तैयार न हो तो क्या होगा? ये सुनकर संकेत ने सुरेश रेड्डी को बीच में ही टोकते हुए कहा, बस पैसा लगा दो। मैं दोगुनी या तिगुनी कीमत देने को तैयार हूं। मुझे नहीं लगता कि वे नहीं मानेंगे। अगर वे फिर भी बेचना नहीं चाहते तो भूल जाए। ठीक है, श्री संकेत की बात से मुझे आज रात बात करने का विश्वास है। श्री संकेत, मैं विमान में चढ़ने ही वाला हूं। कृपया मेरी खुशखबरी का इंतजार करें। संकेत ने जवाब में सिर हिलाया, फिर फोन रख दिया। सोच रहा हूं आज इतने सारे शेयर खरीदने में कितना पैसा खर्च हुआ होगा। ये सोचकर उसने तुरंत अपने पॉइंट्स चेक किए। 9 पॉइंट्स। संकेत अवाक रह गया, इसमें कार खरीदने से मिले 2 पॉइंट्स भी शामिल नहीं थे। तो आज की खरीदारी भले ही आक्रामक लग रही हो, असल में सिर्फ 60,000 से थोड़ी ज्यादा की ही हुई। बस थोड़ा सा ड्रॉ बाकी है। संकेत थोड़ा उलझन में था और बस यही उम्मीद कर रहा था कि सुरेश रेड्डी आज रात अच्छी मोलभाव कर लें ताकि वह कल ज्यादा पैसे खर्च कर सके। संकेत शायद अकेला ही है जो दूसरी कंपनियों को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करना चाहता है। सिस्टम रिबेट चालू करो। संकेत ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि वह लॉटरी में हिस्सा नहीं ले सकता, बल्कि आज के रिबेट विशेषाधिकार का फायदा उठाया। वह ये भी देखना चाहता था कि आज दोनों कंपनियों के शेयरों की लगातार खरीदारी को एक बड़ा लेन देन माना जाए या अनगिनत लेन देन। डिंग, तुमने आज कुल 136 खरीदारी की, कुल 97,563.542 युआन। सबसे बड़ा लेन देन सेकेंडरी मार्केट में टेम्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स की 18,212.365 युआन की खरीदारी थी। क्या तुम छूट के विशेषाधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हो? संकेत तुरंत समझ गया, सिस्टम छूट की गणना वास्तव में एक एक करके करनी होती है और खरीदी गई समान वस्तुओं को केवल एक एक करके ही गिना जा सकता है। उसने परवाह नहीं की और सीधे कहा, अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सिस्टम इंटरफेस फिर से 5 चमकती लाइटों पर स्विच हो गया। मेरे दोस्तों को सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, कृपया मेरा समर्थन करें।